हाय एवरीवन, आई होप आपकी CUET की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जो एक टॉपिक मिसिंग था हमारी तरफ से, रादर जिसके बार बार डिमांड आ रही थी कि मैम आप बताएं कि जो क्वेश्चंस या जो पेंटिंग्स हमारे क्लास 12th के सिलेबस में नहीं है उनको एक समअप करके आप एक वीडियो बना दें। सो आज मैं उस वीडियो को आपके साथ शेयर करूँगी और वो पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ग्राफिक्स या मिनिएचर्स जो भी जितने भी आर्ट वर्क्स हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमारा पेपर पैटर्न जो है वो MCQ है, आपको पता है। तो हमको पॉइंट्स लर्न करने हैं, आर्टिस्ट नेम, साइज और उसमें कुछ स्पेशल फीचर जो उस पेंटिंग स्कल्पचर के रहे हों वो आप लोगों को माइंड में रखने हैं। सो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, बट क्या है कि मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन लर्न करने का ज़रूरत नहीं है, बट आप मेन पॉइंट्स को माइंड में रख सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और कहूँगी कि बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स थी जो कुछ मिलने में दिक्कत हुई, कुछ की डिस्क्रिप्शन हमने NCERT से ली है तो पिक्चर कहीं और से ली है। सो जितना भी जो डेटाबेस मुझे मिला तो उसमें से मैंने ये सब समअप करा है आप लोगों के लिए। और कुछ UPSC की साइट्स में थी और कुछ वहाँ से हमने लिया है। सो इस तरह से जहाँ से भी ये मटेरियल मिल पाया वहाँ से इकट्ठा करके हम आपके लिए लेके आए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बट मैं जो शुरू करूँगी, देखें आपका मिनिएचर्स में से भी 5, जैसे अगर हम राजस्थानी की बात करें तो वहाँ से शुरू हुआ है, बट मैं आपके साथ ग्राफिक प्रिंट से शुरू करती हूँ। लास्ट जो आपका एक ग्राफिक प्रिंट है वहाँ से शुरू करते करते पेंटिंग्स, क्योंकि शायद वो थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों को समझने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पेंटिंग जो सिलेबस में है हमारे, और वो है ग्राफिक प्रिंट हमारा व्हर्लपूल। तो व्हर्लपूल अर्लियर हमारे सिलेबस में था बट अब नहीं है। सो पुरानी बुक्स अगर किसी के पास होंगी तो वहाँ से आपको ये डिस्क्रिप्शन मिल भी गया होगा, बट अगर मुझे समझना है तो आप यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं। सो आवर फर्स्ट ग्राफिक प्रिंट इज व्हर्लपूल, आर्टिस्ट नेम कृष्णा रेड्डी, टाइम पीरियड 1963, मीडियम है इसका एचिंग। और देखें बेटा, आपको यही चीज़ें तो माइंड में रखनी है कि किसने बनाई, किस टाइम पीरियड में बनी, किस मीडियम में बनाया गया। और इसकी कर्टसी जो है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क, USA। देखिए डिस्क्रिप्शन तो मैं समझाऊंगी, जल्दी में समझाऊंगी, बट क्योंकि बहुत सारा पेंटिंग स्कल्पचर्स हैं और कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी ये रहता है कि मैम हिंदी में नोट्स नहीं देते हैं या जो भी है, तो बेटा मैं समझा बहुत डिटेल में हिंदी में ही रही हूँ और थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को कंपाइल करने में भी। तो आप समझ जाएं, आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही पेपर है। ये जो बेसिक जो 5 पॉइंट्स हैं, जो टेबल्स की हम बात कर रहे हैं, वो तो आपको करने ही हैं सबको, तो सेम है वो। और डिस्क्रिप्शन आप हिंदी में समझते जाएं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी। फिर भी फर्दर मैं ये ज़रूर अपने ध्यान में रखूँगी कि कुछ सेपरेट वीडियो स्पेशली हिंदी में भी लेके आऊँ आपके लिए। सो व्हर्लपूल मतलब हमारा, जैसे वर्ड से ही आपको क्लियर है, तो एक रिपल्स मतलब पानी के उस बहाव को दिखाया गया है। उस आप देखें कि जिस तरह से ये टेक्सचर, इस तरह से ये सब राउंड में। और आप एक चीज़ को नोटिस करें, कौन से कलर्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस पेंटिंग में क्या पूछ सकते हैं आपको कि क्या कलर कॉम्बिनेशंस रहे हैं, तो आप कलर कॉम्बिनेशंस को समझें कौन से हैं। आपको ग्रीन्स दिख रहा होगा, आपको ब्लूज़ दिख रहा होगा, आपको ब्लैक दिख रहा होगा। सो यही चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है और किस तरह से आर्टिस्ट ने कॉम्पोजिशन को सेट किया है। सो कृष्णा रेड्डी यूज्ड रेडिएटिंग लाइन्स टू कन्वे द सेंस ऑफ मूवमेंट। तो सबसे पहली चीज़ क्या है इस पेंटिंग में, ग्राफिक प्रिंट में, सेंस ऑफ मूवमेंट है, एक रिदम है, आप एक फोर्स है, आप पानी का जो बहाव है उसका, जैसे रिपल्स, आप एक शोर भी उस चीज़ को कह सकते हैं। जैसे पानी बहुत तेज़ी से बहता है तो उसका शोर भी होता है, तो वो भी आप इसमें समझ सकते हैं। व्हर्लपूल हैज़ एन एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसमें मिनिमल डिटेल्स हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना दिया गया हो। कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल ऑर्गेनिक फॉर्म्स। तो इसने कुछ नेचर की फॉर्म्स को, व्हर्लपूल जो है वो नेचर की फॉर्म्स है तो उसको उन्होंने लिया है। Complex color tones are the result of the thoughtful approach to the infinite mystery of nature, creating a unique vision of color. So एक special feature इसका रहा है कि उन्होंने एक यूनिक ये थॉट रहा कि इस चीज़ को वो उन्होंने पेंटिंग में बनाया। आर्टिस्ट कैप्चर द whirling motion of the water in his imaginative mind। उसने पहले सोचा और फिर उसको अपने प्रिंट में बनाया। ऑब्वियसली कोई भी आर्टिस्ट होगा तो पहले एक थॉट जनरेट होता है कि वो किस पे क्या बनाने जा रहे हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड पेंटिंग या स्कल्पचर बनता है। दिस व्हर्लपूल इज अ क्रिएशन ऑफ एन इमेज ऑफ टर्बुलेंट वाटर coming from all around the clashing together to form a whirlpool and land in space। मतलब turbulent water है, जैसे
शोर शराबे वाला और थोड़ा इस तरह से सब जगह से जैसे आता हुआ और फिर आप कहें कि मिलता हुआ और रिपल्स उसके बनते हुए, उस तरह की ये पेंटिंग को, हालांकि थीम बहुत इजी है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मुश्किल लगेगा इसको देखने या समझने में। सो जस्ट लर्न द मेन पॉइंट्स, किसने बनाया, किस मीडियम में बनाया, कब बनाया, और बेसिकली ये पानी या वर्लपूल या वेव्स के ऊपर ये दिया गया है। एंड टर्बुलेंट वेव्स हैं, तो थोड़ा नॉइजी वेव्स जिन्हें आप कह सकते हैं वो है। द आर्टिस्ट हैज़ यूज्ड डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन, तो उन्होंने ब्लू ग्रीन कलर का यूज़ किया है। टेक्सचर ऑफ द प्रिंट विच क्रिएट्स अ स्पेशल ब्राइट इमेज इन दिस ग्राफिक प्रिंट। ब्लैक एंड वाइट कलर आर ऑल्सो यूज, जैसे हमें दिख भी रहा है कि इसमें वाइट कलर के भी स्पेसेस हैं और ब्लैक कलर भी दिख रहा है। It beautifully portrays the dynamic wavy nature and rare cycle is well illustrated. Now collection is in the National Gallery of Modern Art, New Delhi. So very simple graphic print. अगेन मैं कहूँगी वाटर वेव्स के ऊपर है, रिपल्स के ऊपर है, ब्लू ग्रीन ब्लैक एंड वाइट कलर यूज़ हुए हैं और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में ये प्रिजर्व्ड है। नेक्स्ट हम स्कल्पचर्स की तरफ चले, तो पहला स्कल्पचर जो हमारे सिलेबस में है, जो क्लास 12th में नहीं है, वो है चतुर्मुखी। चतुर्मुखी को आप ध्यान से देखना, चतुर मतलब वैसा वाला चतुर नहीं, चतुर होता 4 साइडेड, चतुर्मुखी 4 साइडेड मतलब 4 फेसेस में ये स्कल्पचर बना है। एंड आर्टिस्ट हैं इक्का यदा गिरिराव। मीडियम जो इसका है वो स्टोन में ये स्कल्पचर बना है। एंड द साइज इज़ 88.7 बाई 75.3 बाई 309.6 हाइट सेंटीमीटर्स में ये दिया गया है और मॉडर्न पीरियड का ये स्कल्पचर है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में है। मैं अपने भी स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि आप कभी भी अगर आपको सिलेबस समझना है, इंडियन आर्ट को समझना है, तो डू विजिट नेशनल म्यूज़ियम एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। दिल्ली जाएँ तो ज़रूर एक दिन का ट्रिप बनाएं और इसके लिए अपना वक्त निकालें, आपका सारा सिलेबस वहीं पे पड़ा है। सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करें तो इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, जैसे मैंने बोला चतुर्मुखी 4 साइडेड 4 फेसेस, तो ये विमेन के ऊपर है, विमेन की 4 फेजेस ऑफ लाइफ के ऊपर ये स्कल्पचर बना है। सिंपली इतना आपको समझना है। अब इसमें ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है, मतलब सब एस्पेक्ट विमेनहुड के दिखाए गए हैं। डिस्क्रिप्शन इसका क्या है कि ये सैंडस्टोन में बना है, 13 फीट हाइट है इसकी, 4 डिफरेंट एंड फेसेस ऑफ विमेन लाइफ दिखाए गए हैं। वेरी सिम्बॉलिक नेचर एंड एक्सप्रेशन। सिम्बॉलिक इसलिए कि अगर आप इसको देख पा रहे हैं ना तो बहुत सिम्बोलिज्म है, ऐसा नहीं है बहुत डिटेल में चीज़ है, बट सिम्बॉलिकली होता है। अगेन इजी वे में आप समझे कि थोड़ा सा सांकेतिक रूप से या मतलब ऐसा दिखाना उस चीज़ को, ठीक है, और बहुत डिटेल में नहीं, ऐसा नहीं बहुत रियलिज्म में बनाई गई हैं चीज़ें। सो उस तरह से इसको दिखाया गया है। और इसका मतलब क्या है कि ये अगेन ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स और स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बना है। फ्रंट फेस ऑफ द स्कल्पचर डिपिक्ट्स अ विमेन हेड। अब पहले पे क्या है, विमेन हेड दिखाया है, सिंबलाइजेज मेमोरी फ्रॉम हर चाइल्डहुड टू हर मिडल एज। तो एक फेस कौन सा दिखाया है जिसमें चाइल्डहुड से मिडल एज का उसका ये फेस जो है वो फर्स्ट उसमें दिखाया है। सेकंड जो है अदर साइड विच डिपिक्ट्स द वर्जिन मेड हुज हैंड्स आर फोल्डेड इन द शेप ऑफ अ बड। हाथ जोड़े हुए अगेन एक गर्ल खड़ी है। थर्ड साइड में क्या दिखाया है, अ वुमेन इन अ मैंस कंपनी दैट प्रोबेबली रिप्रेजेंट न्यूली मैरिड लाइफ। मतलब अब उसका शादी का फेज यहाँ पे दिखाया है कि शादी या जैसे एक कपल को दिखाया जाता है वैसे इसमें दिखाया है। 4 साइड स्कल्पचर रिप्रेजेंट द वेरियस फेमिनिन एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन। सो अगेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन चौथे साइड पे दिखाया है। तो इसलिए चतुर्मुखी मतलब 4 साइड्स में इसका, और ये विमेन के ऊपर है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन क्या आएगा कि ये किस टॉपिक पे बना है, इसका थीम क्या था, इसका मेन किसके ऊपर ये स्कल्पचर बनाया गया है। सो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इट कन्वेज द कंप्लीट कैप्टिवेटिंग ऑफ वुमेन्स लाइफ, मेक इट्स नेम मीनिंगफुल। चतुर्मुखी 4 साइडेड लार्ज मोनोलिथिक। मोनोलिथिक होता है कि बेटा एक सिंगल स्टोन से काव किया जाना, मतलब सिंगल पीस से काव करके जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसको मोनोलिथिक कहा जाता है।
प्लेस्ड इन द लॉन ऑफ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। अगेन जैसे मैंने बताया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में ये प्रिजर्व्ड है। नेक्स्ट हमारा स्कल्पचर है स्टैंडिंग वुमेन। स्टैंडिंग वुमेन आप देखें तो अगेन कुछ कुछ जैसे आपको आईफा की ट्रॉफीज़ या इस तरह की लग रहा होगा कि उसी तरह का एक हमारा स्कल्पचर है। सो एक स्टैंडिंग वुमेन, एक वुमेन को खड़े हुए दिखाया है। आप इसको ध्यान से देखें तो एक रिदम है इसकी बॉडी में। सो जैसे डांसिंग में या त्रिभंगा पोस्चर में जैसे हम कहते हैं तो उस तरह का ये है। थोड़ा सा रफ टेक्सचर्ड बॉडी है। वो मटेरियल क्या है, ब्रॉन्ज स्टैचू है। धनराज भगत इनके आर्टिस्ट रहे हैं। तो दिस स्कल्पचर इज अ स्पेसिफिक पोज इन अ स्पेसिफिक पोज शो लवलीनेस रिप्लेटेड विद म्यूजिक टू बी फाउंड इन द वुमेन नेचुरली। जो एक रिदम और एक लय और एक सौम्यता जो एक फीमेल में होती है वो इन्होंने दिखाई है इस स्कल्पचर में। Nowadays, this statue has been a symbolic proof of classic dance sculpture. In this work, the symbols of women's beauty, together with long neck, लंबी गर्दन दिखाई है, long hair, kinky waist, taking hands behind back, मतलब हाथ पीछे की तरफ दिखाए हैं, waist पतली दिखाई है और थोड़ा सा लंबी फिगर है। हर हेड इज साइड स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा टिल्टेड हेड दिखाया है एक नज़ाकत पे। फुलनेस ऑफ ब्रेस्ट एंड द ब्यूटी ऑफ लेग्स हैव बीन वेरी ब्यूटीफुली शोन ऑन ग्रैन्यूलर सरफेस। ग्रैन्यूलर आप देखें उतना सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा ग्रैन्यूल्ड सा सरफेस इसमें दिखाया गया है। सो आर्टिस्ट धनराज भगत वॉज born in Lahore. आफ्टर इंडो पाक पार्टीशन ही केम टू इंडिया। सो ये है हमारा सेकेंड स्कल्पचर। अब हमारी है पेंटिंग। सो आई होप यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा आपको। नहीं भी आएगा एकदम से सब पेंटिंग्स या आर्ट वर्क्स नहीं लर्न होते, एक बार ही समझ लें, नोट्स आपके पास आ गए हैं। सो आप उनमें से बाद में भी इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूजन देखें, जैसे मैंने बोला आपकी एनसीईआरटी में है ऑलरेडी। सो कुछ एक जिसमें कन्फ्यूजन है वो मिनिएचर्स में है कि पेंटिंग्स भी दे रखी हैं, नाम कुछ और दे रखे हैं और कहाँ से डिस्क्रिप्शन लेना है, कुछ में नाम है बट डिटेल उसका नहीं है। तो वो सब हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। बट साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि हमें पेपर पैटर्न किस तरह से आना है। सो उस तरह से तैयारी आपको करनी है। सो फर्स्ट इसमें जो पेंटिंग हमारी है वो है वल्चर बाय कमलेश दत्त पांडे। इट्स अ वेरी हम इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि वल्चर का थीम कुछ इस तरह से लिया गया है, ये डाउरी पे बेस्ड है। तो डाउरी सिस्टम जो सोसाइटी में था उसके अगेंस्ट ये पेंटिंग बनाई गई थी। तो हम कह सकते हैं ये पेंटिंग थोड़ा सा उस सेंस में थीम वाइज एक इम्पॉर्टेंस रखती है। सो पीरियड 1980 AD, ऑयल ऑन कैनवस। सो कैनवस पे ये पेंटिंग बनी है, ऑयल मीडियम में ये है। कर्टसी है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। तो जितना मॉडर्न का मटीरियल है ज़्यादातर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रिजर्व्ड है। सब्जेक्ट मैटर हम देखें कि थीम क्या था इसका, तो थीम हमारा रहा है सोशल इविल ऑफ डाउरी सिस्टम, फीमेल एट्रोसिटी विच इज़ डिपिक्टेड इन अ सटायरिकल वे बाय द आर्टिस्ट। जैसे एक सटायर करते हैं ना हम किसी चीज़ पे, तो उस तरह से इस पेंटिंग को दिखाया गया है। अब ध्यान से देखना इस पेंटिंग की तरफ, एक फीमेल है जो हैंग हुई हुई है, उसके गले में जो लास्ट एक गोल्ड की चेन है वो भी ये वल्चर उसको ले रहा है। तो क्यों इस वल्चर को ही लिया गया, क्यों इस लेडी को इस तरह से दिखाया गया, क्यों ये लग रहा है कि नीचे आग है और क्यों ये ज्वेलरी दिखाई गई है। सो इस तरह से उन्होंने हम सिंबॉलिकली चीज़ों को पेंटिंग में दिखाते हैं कि जिस तरह से वो भाव हम रिप्रेजेंट कर सकें। सो ह्यूमन लाइफ वैल्यू, द इविल ऑफ डाउरी एंड द नीड टू एंड इट, इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन एंड मेन। सो समाज में इस कुरीति को ख़त्म करने की ज़रूरत। सो ये एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू हमें इससे सीखने को मिलती है। डॉक्टर कमलेश दत्त पांडे, वल्चर पेंटिंग इज़ अ प्रूफ ऑफ ईविल ऑफ डाउरी अगेंस्ट सोसाइटी में जो एक है। द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, पेन, हेल्पलेसनेस इन वुमेन हैज़ बीन पोर्ट्रेड वेरी इफेक्टिवली। सो जिस तरह से आप देखें ना, एक इनसिक्योरिटी तो है ही है। अगर जिस जगहों पे वी आर ब्लेस्ड कि हम उन फैमिलीज़ में नहीं हैं या उन सोसाइटीज़ में, अब तो बहुत कम हो चुका है ये, बट स्टिल बहुत जगह पे है जो ये सोशल इविल अभी भी चल रहा है। तो उन लोगों की इनसिक्योरिटी, उन लोगों का पेन, उन लोगों की हेल्पलेसनेस इसमें दिखाई गई है। Our male dominating society has made them such a helpless creature that they haven't even think about their own lives. Dowry system is a stigma in our society. This painting shows how the dignity and respect of a woman is crushed in a society dominated by male. It shows the miserable scenario of a society.
The Indian woman who is treated as a creature has no say in respect of male. In the background of the painting, dark room in which a young lady is seen. अब यहाँ से शुरू होता है कि इसका डिपिक्शन क्या किया गया है. डार्क रूम दिखाया है. आप अगर इस पेंटिंग को देखें, एक लेडी है जो हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग एंड बर्निंग साइड एंड द प्लेस अंडर हर फीट. यहाँ से जल रही है, यहाँ से लटकाई गई है. Vulture is sitting on the table with her jewelry box and is seen trying to snatch her chain with its beak before she turned to ashes. मतलब उसके मरने से पहले अंतिम समय तक भी जो गले में भी एक चेन है उसको भी वल्चर जो है वो खींच रहा है. द वल्चर एंड द बैकग्राउंड इज पेंटेड इन द शेड ऑफ ब्लू एंड ब्लैक कलर. सो ब्लूइश ब्लैकिश कलर में ये बनाए गए हैं. लेडी इज वेयरिंग पिंक ब्लाउज, वाइट क्लॉथ इज wrapped around her body from waist down knees. Her hands are not visible behind her body. Her navel is prominently displayed. So navel दिख रहा है, मतलब जिस तरह से पिक्चराइजेशन है. बट मेन आपको ये याद करना है कि किस टॉपिक पे है, किसने बनाई है, किस टाइम पीरियड में ये बनी है. Her body looks lifeless. एक तरह से मरी हुई ही लग रही है. No expression on her face. On left side the painting appears part of कलश and swastik symbol in white. यहाँ पे द वल्चर हेयर इज अ सिंबल ऑफ मेल डोमिनेटेड. अब वल्चर यहाँ पे ना मेल है, मतलब वो उसका रिप्रेजेंटेशन है जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है उसका. दैट ऑलवेज ट्राइज टू सप्रेस द ऑपोजिट पार्ट ऑफ द विमेन. दिस पेंटिंग इज इन द कलेक्शन ऑफ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली. जैसे मैंने कहा, ये कलश और ये स्वास्तिक, ये फायर, और आप ये देखें ये ज्वेलरी का उसका बॉक्स, ये ज्वेलरी उसकी गिरी हुई. सो ये है हमारा पेंटिंग Vulture. So our next painting is Untitled by G.R. संतोष, गुलाम रसूल संतोष. तो जो आपके सिलेबस में जहाँ पे लिखा है ना तांत्रिक पेंटिंग, वो ये पेंटिंग है Untitled. तो कुछ बुक्स में ये Untitled के नाम से है और इनकी एक पूरी सीरीज़ है. ऐसा नहीं है कि ये एक पेंटिंग बनी है, तो एक सीरीज़ इन्होंने इस पे बनाई है. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी 2 दे रखे हैं, क्योंकि हमारी बुक में भी एक है और उसके बाद जो अर्लियर सिलेबस में थी वो दूसरी पेंटिंग थी. सो जो 2 मेन पेंटिंग्स है दोनों ही मैंने ये दे दी हैं. सो बेसिकली आपको समझना है उनका स्टाइल ऑफ वर्क. आप देखें कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में इन्होंने सब बनाया है और ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के थ्रू ही एक ह्यूमन फॉर्म दिखाते थे. मतलब जैसे ये बैठे हुए पद्मासन में बैठे हैं, या आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि जैसे ये फिगर हो गया, ये सेंट्रल बॉडी हो गई, अपर बॉडी हो गई, और हेड को एज अ पैराबोला ये शो करते थे. तो इस तरह से इन्होंने सिम्बॉलिकली इस पेंटिंग में भी दिखाया है. सो नेम अनटाइटल्ड, गुलाम रसूल संतोष, एक्रेलिक ऑन कैनवस, 1989 इसका पीरियड है. इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट, वढेरा आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली. सो ये आपको लर्न करना है. सब्जेक्ट मैटर. अब ये जो पेंटिंग्स बनी है ना तांत्रिक पेंटिंग जो इनकी हैं, ये मेडिटेशन के ऊपर बेस्ड हैं. सो इनका थीम ही जो था वो मेडिटेशन पे ये बनाते थे. तो ये मेडिटेशन, दिस पेंटिंग शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन. द आर्टिस्ट वॉज बॉर्न इन श्रीनगर एंड सेटल्ड एट बड़ौदा. वर्कड अंडर प्रोफेसर N.S. पेंद्रे, renowned आर्टिस्ट ऑफ इंडिया विद इंटरनेशनल फेम. सो डिस्क्रिप्शन इस पेंटिंग का क्या है. दिस वर्टिकल पेंटिंग, आप देखें ये दोनों ही पेंटिंग्स वर्टिकल हैं. G.R. संतोष इज पेंटिंग ऑन तंत्र सीरीज इन विच अ फीमेल figure is sitting in padmasan on a platform. जैसे मैंने आपको समझाया, platform is glossy. On the head a parabola with 4 colors is shown: yellow, orange, green and blue. So a square shape in the middle consists of geometrical shapes such as triangle, circle and parallelogram. आप ये देखें इनकी कोई भी पेंटिंग इस सीरीज़ की उठा लें, इसी तरह से है. किसी में जो हेड है वो सर्कल फॉर्म में है, किसी में पैराबोला फॉर्म में है, किसी में येलो, ब्लू, ग्रीन में है, किसी में ऑरेंज, ब्लू उसमें दिया गया है. सो इस तरह से इनकी पेंटिंग्स हैं. ऑन द अबव ऑफ दिस स्क्वायर 2 सर्कल्स आर resting on it. In the lower part of the body, a triangle is formed and the reflection can be seen below the platform in orange-blue colors with geometrical form. जैसे यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना, उस तरह से रिफ्लेक्शन उसमें भी है. ये भी जो डिस्क्रिप्शन है ना बेटा, ये भी आपकी अर्लियर बुक्स में थी वो पेंटिंग, उसमें से ये ली गई है.
अब सिलेबस में नहीं है, जो पहले बच्चे आपके जो सीनियर्स होंगे उन्होंने ये पेंटिंग पढ़ी होगी। सो ये उसमें से ग्रीन ब्लू कलर शो थॉटफुल मीनिंग दैट इज़ फर्टिलिटी एंड ग्रोथ एक्सप्लोर्ड विद इनर फीलिंग एंड इमेजिनेशन ऑफ अ मैन, पेंटिंग इज़ टोटली सिम्बॉलिक। सो इसमें से हमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, मतलब डिस्क्रिप्शन तो देखें MCQ में पूछने से वो रहे, तो आपको स्टाइल समझना है उस आर्टिस्ट का, किस में उसने बनाई है, किस थीम पे बनाई है, वो मेडिटेशन पे बेस्ड था। जैसे मैंने समझा दी हैं जो पॉइंट, जैसे ह्यूमन फॉर्म को उन्होंने किस तरह से दिखाया है, मोस्टली जो ह्यूमन फॉर्म थी उसका रिफ्लेक्शन वो नीचे दिखाते थे, हेड को जैसे मैंने बोला सर्कल या पैराबोला या स्टार फॉर्म में वो दिखाते थे। तो ये सब चीज़ें आपने पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं और साथ में आर्टिस्ट का नाम। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग अगेन एंड NS बेंद्रे सर की ये पेंटिंग है। सो गॉसिप बाय NS बेंद्रे, पीरियड 1955 to 65 AD के बीच का रहा है। ऑयल ऑन कैनवस, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। सो ये जैसे 55 to 65 किस लिए दिया जाता है, क्योंकि कुछ बुक्स में कुछ दे रखा है, कुछ बुक्स में कुछ दे रखा है, तो हमारा कोई भी चीज़ यूँ गलत ना हो। और वैसे भी बेटा ज़्यादातर क्वेश्चंस जैसे मैंने बोला जिसका टाइम पीरियड बहुत क्लियरली पता होगा उसी का ही आता है। सो जो पेपर सेट करते हैं उनको भी पता होता है कि उन्होंने किस हिसाब से ये पेपर सेट करना है। सो उस चीज़ को लेके मत घबराना। हमारा आर्ट का जो है ना, बहुत सारी दिक्कत ये है कि उतनी बुक्स नहीं हैं, उतने रेफरेंसेस हमारे पास नहीं हैं। सो कुछ लिमिटेशंस हमारे सब्जेक्ट में हैं, बट कोशिश कर रही हूँ कि वो सब चीज़ें धीरे धीरे हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे, आपको उस चीज़ के बारे में अवेयर करते जाएं। सब्जेक्ट मैटर, दिस पेंटिंग डिपिक्ट्स द थीम रिलेटेड टू द 3 विलेज गर्ल्स हु कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन मैन। मतलब सिंपल समझें, ये 3 गर्ल्स की पेंटिंग है। गॉसिप एक कॉमन सा टॉपिक आप कह लें फीमेल्स का। सो ये घड़े जब पानी भरने जा रही हैं तो वहाँ पे इनका ये मीटिंग पॉइंट है और गॉसिप कर रही हैं वहाँ पे। सो सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है इस पेंटिंग का, और ये इनका डेली रूटीन ऑफ विलेज लाइफ पे डिपेंडेंट है। ये आप कहें कि जो थीम है। दिस वर्टिकल पेंटिंग इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ 3 विलेज गर्ल्स नियर अ पॉन्ड ऑफ वाटर। अब कहाँ गॉसिप कर रही हैं? नियर अ पॉन्ड ऑफ वाटर एंड गॉसिपिंग। तो यहाँ ये पूछा जा सकता है। 3 देयर पिक्चर्स आर केप्ट नियर देयर फीट। सो इधर नीचे पड़े हैं। इन द बैकग्राउंड वार्म समर कलर्स आर यूज्ड, बोल्ड पैचेस ऑफ येलो। अब आप देख रहे होंगे ये जो पेंटिंग है ना, ये पैच वर्क में है। आप देखें कि ऐसा बैकग्राउंड बहुत क्लियरली, तो ये NS बेंद्रे सर का स्टाइल था। तो जो भी हम मॉडर्न आर्ट पढ़ते हैं, मॉडर्न आर्ट में है ही, हर आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल ऑफ वर्क है। कि आप MF हुसैन सर का देखें तो उनका अपना काम करने का तरीका है, गगनेनाथ टैगोर जी का पढ़ें तो उनका अपना काम करने का तरीका। तो सेम वे NS बेंद्रे ने पैच वर्क में काम किया है। सो अगर हमसे पूछा जाता है क्या ये पेंटिंग फ्लैट में है, पैच में है, तो किस में है, तो आप ये क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। कलर्स कौन से यूज़ हुए हैं? समर कलर्स यूज़ किए गए हैं, वार्म कलर्स यूज़ हुए हैं इसमें। इनके पिक्चर्स कहाँ पे हैं? ये ग्राउंड में हैं। और इनके 3 गर्ल्स आर टॉल एंड थिन लाइन, मतलब क्या ये शॉर्ट थी, मोटी बनाई है, पतली बनाई है, लंबी बनाई है? सो इस तरह से कुछ भी आपको फ्रेम होके आ सकता है। ड्रेस्ड ओनली इन साड़ी लाइक ट्राइबल गर्ल्स, पैचेस ऑफ इंडियन रेड गिव्स अ लाइवली टच टू द कॉम्पोजिशन। तो जो इंडियन रेड कलर है ना, ये बीच बीच में, सो ये कह रहे हैं कि लाइवली टच उसने दे दिया है इस पेंटिंग को। सो नेक्स्ट हमारी पेंटिंग है बर्थ ऑफ पोएट्री। ये भी आपके सीनियर्स ने पढ़ी होगी। आर्टिस्ट के हैबर, एक्रेलिक ऑन कैनवस, पीरियड 1950 to 70 AD, इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट, वडेरा आर्ट गैलरी, न्यू दिल्ली। सो ये जो पेंटिंग है बर्थ ऑफ पोइट्री इज़ एन इम्पेस्टो। इम्पेस्टो अगेन होता है कि जो बहुत थिक उस में काम किया जाए। जैसे आप नाइफ वर्क की बात करते हैं, नाइफ वर्क में जैसे हम नाइफ में लेके पेंटिंग्स में पैच वर्क में करते हैं ना, जो थिक पैचेस में जिसमें काम किया जाता है उसको इम्पेस्टो टेक्निक कहा जाता है। सो यहाँ पे ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि इम्पेस्टो टेक्निक क्या होता है। सो मतलब या ये पेंटिंग किस टेक्निक में बनी है। सो आपको ऐसे खुद पता चल जाना चाहिए अब तक तो कि हमें किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और किन चीज़ों को हमको माइंड में रखना है। सो इन दिस पेंटिंग अ थिन लाइट कलर ट्रंक डिवाइड्स द कैनवस इनटू 2 पार्ट्स। अब ध्यान से देखना, एक ये ट्रंक है जिसने इस कैनवस को 2 पार्ट्स में बदला है। जैसे एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। और इसको ना ध्यान से देखना ज़रा, यहाँ पे भी आपको एक फिगर दिख रही होगी ये, और एक ध्यान से देखना यहाँ पे भी फिगर है, शायद बुक्स में भी आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा। और ये बर्ड है जिसकी कहानी अभी मैं सुनाऊंगी, और ये नेस्ट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और ये एक ट्री ट्रंक है जो यहाँ से निकल रहा है। ठीक है जी।
So on the left is a hunter who wants to kill birds. टोटल लेफ्ट साइड ऑफ द कैनवस इज इन ब्लू कलर. अब एक हंटर है जो बर्ड्स को मारना चाह रहा है और एक साइड जो है वो कैनवस की ब्लू कलर में है विद लाइट एंड डार्क टोन, बट अ पार्ट ऑफ साइड इज ग्रीन कलर ऑफ सेम शेड. ये वाली बात हो रही है इस साइड की. Giving cool effect to the painting. On the right of the tree trunk, the image of Valmiki is painted in dark black like area. यहाँ पे he is coming back after taking a bath from river. तो वो वापस आ रहे हैं रिवर से, मतलब नहा के. An orange color patch has covered some part of canvas which brings the tree out. Bird is sitting on the branch of the tree watching the nest, which is painting downwards or the lower level. The symbolic painting based on the story of Valmiki's first composed Sanskrit shlok on Brahman's boon. Taking inspiration from this divine gift, he composed the story of Lord Ram. Thus poetry was born and so it is called the birth of poetry. और ये क्या था, जैसे एक हंटर एक बर्ड को मार रहा है और वहाँ से वाल्मीकि जी निकल रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है. जैसे वो बैठा है, एक ही पल में बैठा है और अगले ही पल में नहीं है. सो वहाँ से उनको एक अंदर से आप कहें कि एक जागृति आई है, जो भी, मतलब राइट वर्ड शायद मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ तो, बट जो भी है. सो हम कहते हैं कि जो बर्थ ऑफ पोइट्री, जो पहला श्लोक उनके माइंड में आया या वो निकला, वो वक्त था, ये वो इंसिडेंस था जिसके बाद उनके माइंड में वो आया और दस पोइट्री वॉज बॉर्न. सो दिस इज़ कॉल्ड द बर्थ ऑफ पोइट्री. सो इसलिए इस पेंटिंग का नाम ये रखा गया है. सो नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में पेंटिंग है, बंगाल स्कूल की तरफ पहुंचते हैं. अब हमने ग्राफिक प्रिंट कर लिया, स्कल्पचर कर लिया एंड पेंटिंग्स कर ली. अब हम आते हैं बंगाल कंटेम्प्रेरी में. मतलब पहले आप सिलेबस में अगर देखेंगे तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हूँ. सो अब हम बंगाल की जो पेंटिंग्स हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं थी, CUET में हैं, वो हम डिस्कस करते हैं. सो वेरी फर्स्ट पेंटिंग इज़ टिलर ऑफ सॉइल बाय नंदलाल बोस, पीरियड 1937-80. ये भी आपके बुक्स में दे रखी होगी. मीडियम वाटर कलर, टेम्परा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली. दिस पेंटिंग इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ इंडियन फार्मर. अब आपको ये पता है, हमने ये भी पढ़ा है कि नंदलाल बोस ने बहुत काम किया था. पेट्रियाटिक मूवमेंट में भी हमने पढ़ा है कि उन्होंने बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स बनाई और इस तरह से पंडाल ये सजाते थे कांग्रेस अधिवेशन कमेटी के. और उस तरह से जब ये फ्रीडम फाइटिंग जो चल रही थी उस टाइम पे जो वक्त था, और जिस तरह से लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना और वो फीलिंग्स उनमें लानी पेट्रियोटिज्म की, तो वो उस तरह से पंडाल सजाए जाते थे जहाँ पे मीटिंग्स होती थी, सेशंस होते थे. सो उसमें उसी पंडाल की एक पेंटिंग है जिसमें उन्होंने इंडियन फार्मर को दिखाया. अब बेसिकली क्या था कि जो फार्मर्स हैं ये सब हैं, ये जुड़े हुए थे हमारी कल्चर और हमारे रूट्स के साथ, या हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं. तो वो उनके हालात उस वक्त वो दिखाते थे जिससे लोगों के मन में गुस्सा आए, लोगों के मन में वो अटैचमेंट आए और वो उस मूवमेंट में हिस्सा बने. द पर्पस ऑफ दिस पेंटिंग वॉज टू डेकोरेट द पंडाल ऑफ हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1937. This is a poster of the series done by the artist depicting the life of a common man, Indian farmer and his working condition during the British rule. अब उसकी working condition, उसकी गरीबी, उसकी जो भी अत्याचार उस पर हो रहे थे वो सब इसमें दिखाया है. This is particular painting we can see a Indian farmer plowing the field in traditional manner. मतलब जिस तरह से वो धोती सी पहनी और गमछा सा जो उनको पहना होता है वो है, और अपने जिस तरह से ये लाइन्स हैं आप देखें, जब हल चलाते हुए आप जब प्लोइंग द फील्ड आप करते हैं तो आप ये वाले निशान आते हैं, तो ये वो उसका सिंबॉलिज्म आप देखें कि बहुत एकदम रियलिज्म में नहीं है, कोई खेत खलियान नहीं बनाए कि जिसमें प्रॉपर रियलिस्टिक वाला सीन है, तो सिंबॉलिकली है क्योंकि पोस्टर टाइप वर्क है ये. विद द हेल्प ऑफ 3 मूविंग लाइन्स जो मैंने ये बोली, आर्टिस्ट हैज़ बीन एबल टू डिपिक्ट एन आइडिया ऑफ द फील्ड एंड द प्रोसेस ऑफ प्लोइंग. The lines used in the work is very forceful and effective. So very forceful line, yes, it's a very important feature कि हाँ वो lines के थ्रू ही तो रिदम है, lines के थ्रू ही तो ये सब दिख रहा है. आप फ्लो देखें इन लाइन्स का. अब आप एनिमल की ड्राइंग देखें तो क्या एनिमल की ड्राइंग में ये जितना ये फ्लुएंसी है और रिदम है ये लाइन्स के थ्रू ही तो आया है. द फार्मर इज़ वेयरिंग धोती पगड़ी, होल्डिंग अ स्टिक इन हिज हैंड, ये वाला. द बुलक्स आर ऑल्सो
वेल डेकोरेटेड विद क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स। बुल्स आर हाईलाइटेड विद वाइट बोल्ड लाइन, जो ये दिया गया है, जो वाइट कलर आप देखें कि एक बेस कलर है, देखें जैसे पीछे एक बेस कलर है, ब्लैक लाइंस में आउटलाइनिंग है और हल्का हल्का उनका बीच में वाइट कलर को दिखाया गया है। ब्राउन एंड येलो कलर्स हैव बीन यूज्ड विद ब्लैक लाइंस। सो ये था हमारा टिलर ऑफ सॉइल। नेक्स्ट हम चलेंगे रास लीला। ये पेंटिंग भी आप लोगों के शायद बुक्स में होगी, कुछ एक ने अगर पिछले साल ही ऐसा कुछ लिया है, बट रास लीला जो है वेरी वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग एंड बाय क्षितेंद्र नाथ मजुमदार। वाटर कलर विद वॉश एंड टेम्परा, क्योंकि आपको ये पता है बंगाल की पेंटिंग है, तो बंगाल की पेंटिंग्स हम सब वॉश में देखते हैं। सो 1926 AD, बंगाल स्कूल, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। अब ये रास लीला आपको ये पता होगा, रास लीला है ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द एपिसोड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जब वो गोपियों के साथ डांस फॉर्म में या भक्ति रस में डूबे हुए उस डांस की रिप्रेजेंटेशन को रास लीला यहाँ पे उस पेंटिंग को दिखाया गया है। इन दिस पिक्चर ही हैज शोन कृष्णा डूइंग रास लीला विद गोपीज। अब ध्यान से इस पेंटिंग को देखें। अगर हम जनरल समझें तो करीबन 12 गोपियां हैं यहाँ पे। एक कृष्ण जी की इमेज है, सेंटर में आप ये देख पा रहे होंगे, जिसमें आप ब्लू बॉडी आपको क्लियरली विजिबल होगी। एक ट्री है पीछे, ये देखें, और थोड़ा थोड़ा ये डार्क सा पीछे इन्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमने पेंटिंग इस तरह से समझनी है और उसके बाद आपको लर्न करना है। ही हैज शोन फुली ऑर्नामेंटेड multicolored costumes, 12 gopis, various temperaments, dancing around Krishna. The pleasant feeling on their faces is appearing spontaneously. आपने कभी भी भक्ति रस में डूबे हुए कुछ लोगों को जैसे डांस करते हुए देखा हो, तो आप एकदम से समझ पाएंगे कि इस पेंटिंग का बेसिकली भाव या रस क्या है। सो उस भक्ति में डूबी हुई वो गोपियाँ उसमें नाचती हुई, कोई नहीं पता, कहीं पे बालों की लटें चेहरे पे आ रही हैं, कहीं पे पसीने की बूंदें हैं। सो वो जो कैप्चर किया गया है ना उस इमोशन को, बहुत खूबसूरती से करा गया है और ये इसका स्पेशल फीचर है इस पेंटिंग का। नो डाउट ड्रेसेस बहुत अच्छी हैं, वेल कंपोज्ड कॉम्पोजिशन इज़ देयर, फिगर्स बहुत अच्छे दिखाए गए हैं। सो मतलब उस तरह से तो हम गलती क्या ही निकालें इस पेंटिंग में, गलती वाली तो खैर बात ही नहीं, बट आप हैरान होते हैं कि जिस तरह से उस सेंस को पकड़ा, इमेजिनेशन में उन चीज़ों को सोचा और उसको एक रूप दिया। इन द हेयर ऑफ ऑल द गोपीज आर स्टक ब्रेड्स मेड ऑफ फ्लावर्स। द ब्रेडेड लेंथ ऑफ हेयर ऑफ ओनली वन गोपी इज हंग अंटिल हर वेस्ट। तो जिस तरह से जो पोजीशन आप देखें कि जहाँ जहाँ जो दिखाई गई है, जिस तरह से ये यहाँ पे दिख रहा है, ऑल गोपीज हैव वॉर्न एंकलेट्स राउंड देयर एंकल। नीचे पैरों में उन्होंने पहने हैं एंकलेट्स, जूल्स पहने हैं, हैंड्स एयर राउंड देयर नेक्स। जिस तरह से उस टाइम का फीमेल ऑर्नामेंटेशन होता था वो यहाँ पे भी दिखाया है। इवन कृष्णा हेयर हैज़ बिन शोन एन ऑर्नामेंटेड प्लेट ऑफ हेयर। तो उन्होंने कृष्ण जी का भी इस तरह से हेयर स्टाइल दिखाया है इस पेंटिंग में। ऑन हिज थ्रोट इज कॉल्ड रडल कलर्ड क्लॉथ एंड बिलो द लाइन, मतलब वॉन है येलो कलर धोती, इसको लाइन क्लॉथ भी कहा जाता है। इज प्लीजिंग, मतलब जैसे श्री कृष्ण को येलो धोती में पहनना दिखाया जाता है वही दिखाया है इसमें। प्लीजिंग टेम्परामेंट है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। स्टेम्स, लीव्स, ट्रीज सब पीछे दिखाए हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाए हैं। प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड येलो कलर इन द फोरग्राउंड ऑफ द पेंटिंग। द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन, ब्राउन, येलो ऑकर हैज़ बीन शोन इन द सर्फेस। अब देखें, ब्राउन से ऑकर की तरफ जाते हुए ग्रेडेशन में ये ग्राउंड है, ऊपर ब्लू है, इधर पेड़ पौधे बनाए गए हैं। और ये आप फिगर्स को ध्यान से देखिए, कहीं पे दुपट्टे, मतलब बहुत ज़्यादा इतना क्लियर वाली रेजोल्यूशन वाली इमेज नहीं है, बट आप अगर बुक में देखेंगे तो आप उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जिस तरह के कपड़े आप देखें कि रिदम देखें, ये श्री कृष्ण की फॉर्म है, फिर ये एक और गोपी हैं, ये एक और गोपी हैं, ये जिनके बालों की हम बात कर रहे थे। तो इस तरह से ये सब पेंटिंग में दिखाया गया है। सो नेक्स्ट हमारे हैं बंगाल की ही सिटी इन द नाइट, ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। सो नेक्स्ट जो हमारी पेंटिंग है बंगाल की सिटी इन द नाइट बाय गगनेंद्र नाथ टैगोर, ये हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है। लेकिन मैं गगनेंद्र नाथ टैगोर जी की एक और पेंटिंग आपके साथ डिस्कस करूंगी, मैजिशियन, जिसमें आपको स्टाइल बेहतर समझ पाएंगे आप, क्योंकि ये जो पेंटिंग है ना
अब क्यूबिस्टिक पेंटिंग आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, क्यूबिस्टिक पेंटिंग गगनेंद्र नाथ टैगोर। अब गगनेंद्र नाथ टैगोर का स्टाइल ही क्यूबिस्टिक था, तो कितनी पेंटिंग्स हम कर लेंगे, बट जो दो मुझे लगी हैं मेन वो मैंने आपके लिए ले आई हूँ इस वीडियो में। ये वाली तो एनसीईआरटी में भी है, बट दूसरी भी मुझे लगा क्योंकि अर्लियर सिलेबस में वो थी तो एक बारी हमें पढ़ जाना चाहिए। सिटी इन द नाइट, क्यूबिस्टिक पेंटिंग बाय गगनेंद्र नाथ टैगोर 1922 AD एंड वाटर कलर मीडियम इसका रहा है। दिस इज अ वाटर कलर पेंटिंग मेड बाय गगनेंद्र नाथ टैगोर। ही वॉज वन ऑफ द अर्लियर इंडियन पेंटर्स हु मेड यूज ऑफ लैंग्वेज एंड सिंटेक्स ऑफ क्यूबिज्म रेंडर हिज आइडिया। सो ये वो पहले कलाकारों में थे जिन्होंने क्यूबिज्म को लिया था और वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के थ्रू वो दिखाते थे अपनी पेंटिंग्स को। ही पेंटेड एन इंटरप्ले ऑफ अ डायमंड शेप प्लेन्स एंड प्रिज्मेटिक कलर रिजल्टिंग इन फ्रेगमेंटिक ल्यूमिनसिटी टू रेंडर द माउंटेन रेंजेस ऑफ द सिटी। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे मैम इतना मुश्किल से आप इंग्लिश वाला नोट्स लाए हैं, बट आप समझना ही आपकी एनसीईआरटी में ही दे रखे हैं। और इसमें बेसिकली आप ये समझें कि एक सिटीस्केप है और वो जिस कलाकार ने इसको बनाया है वो क्यूबिज्म में बनाता था। क्यूब मतलब क्यूबिज्म का मतलब है जो क्यूब फॉर्म ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में जब शेप्स को किसी भी चीज़ को ज्योमेट्रिकल शेप्स में दिखाया जाता है उस मूवमेंट को हम क्यूबिज्म के नाम से जानते हैं। ये भी यूरोपियन एक मूवमेंट था, वहाँ से इंस्पायर्ड थे ये आर्टिस्ट जिन्होंने ये गगनेंद्र नाथ टैगोर, और उन्होंने इस पे अपना ज़्यादा काम किया है। अब क्या है जिगजैग लाइन प्लेन्स टुगेदर एबल टू क्रिएट अ टाइट फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ पेंटिंग है क्या। अगर आप देखें तो लाइंस और फॉर्म्स ही तो कहीं ना कहीं दिख रही है ना। ये आप देखें, ये देखें, ये देखें, ये यहाँ से आ रही है, ये यहाँ जा रही है, ये है, ये है। सो एक तरह का लाइंस एंड फॉर्म्स का ही प्ले है सारा इस पेंटिंग में। दिस पेंटिंग इज मिस्टीरियसली इल्यूमिनेटेड बाय आर्टिफिशियल लाइट, वन ऑफ द फीचर ऑफ द थिएटर। तो ये थिएटर से भी बहुत इंस्पायर्ड थे कि जैसे हम थिएटर जब करते हैं तो एक आर्टिफिशियल लाइट्स डाली जाती हैं, तो उस तरह से अगर आप देखें तो नॉर्मल सिटीस्केप में इस तरह का लाइट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, बट ये इनफॉर्मल लाइट है जैसे थिएटर के प्लेस में दी जाती है। इट शोज हिज इन्वॉल्वमेंट विद हिज अंकल रविंद्रनाथ टैगोर्स प्ले स्टेजेस इन देयर हाउसेस। मतलब ये वो इम्प्रेशन हमें इनकी पेंटिंग में दिखता है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्लेज या इनके घर पे जिस तरह का इन्वायरमेंट था, ये थिएटर का चल रहा था, तो उसका इम्प्रेशन हमें इनकी पेंटिंग्स में दिखता है। द पेंटर हैज़ टेकन मेनी रेफरेंसेस ऑफ स्टेज प्रॉप्स, पार्टीशन, स्क्रीन्स, ओवरलैपिंग प्लेन्स एंड आर्टिफिशियल स्टेज। मैं आपको अगली जो पेंटिंग दिखाऊंगी ना उसमें भी इसी तरह के एलिमेंट्स इनकी पेंटिंग में दिखते हैं। एंडलेस कॉरिडोर, पिलर, हाफ ओपन डोर, स्क्रीन्स, इल्यूमिनेटेड विंडोज, स्टेयरकेस, वॉल्स आर पेंटेड ऑन द सेम प्लेन। अब अगर पूछा जाए कि ये सब चीज़ें कौन सा आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग में यूज़ करता था तो आपको ये लिखना है। सो इस तरह से क्वेश्चंस आपको अंदर से आंसर्स ढूंढने हैं। अब जो दूसरी पेंटिंग है वो है मैजिशियन। अगेन मैंने बोला था क्यूबिस्टिक फॉर्म में जो पेंटिंग है, मैजिशियन बाय गगनेंद्र नाथ टैगोर। सेम आर्टिस्ट का ये वर्क है, टेम्पर ऑन पेपर है, अर्लियर 20th सेंचुरी AD का ये काम है और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में ये बनी है। ये आप थोड़ा सा देखें तो शायद अब ये थोड़ा आपको समझ आ रही होगी पेंटिंग। स्टेयर्स दिख रही हैं यहाँ पे, ये एक फुल रोब में एक मैन दिख रहा होगा यहाँ पे, और एक ये क्वीन टाइप एक लेडी लग रही है कि शायद ये बनी है, और एक ये फिगर देखना यहाँ पे खड़ी है। अब ये जो फिगर है ना ये देखना पूरे रोब में, मतलब रोब कपड़े में ढकी हुई है, इसने भी पूरा लंबा गाउन पहन रखा है इस मैजिशियन ने, और ये एक जैसे आप कहें कि क्वीन या प्रिंसेस आप कहें कि जेपनीज़, क्योंकि उनसे इंस्पायर्ड थे, मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे कि क्या था, तो उसमें वो है उसका रिफ्लेक्शन ये स्क्रीन के पीछे इन्होंने दिखाई हैं। और जो हम बात कर रहे थे, मैं आपसे कह रही थी कि इस तरह का ये स्ट्रक्चर यूज़ करते थे। अब ये डोम शेप देखें, ये जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं ये है क्यूबिस्टिक स्टाइल सारा, कि उसमें सारी चीज़ को निकालना। अब रेड जो कारपेट है वो यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, कंट्रास्ट के हिसाब से। दिस वंडरफुल पेंटिंग वॉज अ प्ले ऑफ शेड्स ऑफ ब्राउन, ऑफ वाइट, रेड कलर। ब्राउन, ऑफ वाइट, रेड दिख रहा है। इन दिस कॉम्पोजिशन द आर्टिस्ट हैज स्प्लिट द डिफरेंट स्पेस लेवल लाइक अ क्यूबिस्ट विच आर सीन थ्रू अ प्रिज्म। द रेड फ्लोर प्रोवाइड्स अ स्टेबल स्टेज, ये वाला लाल जो नीचे दिखाया गया है,
टू द डोमिनेटिंग इमेज ऑफ द मैजिशियन। ये है मैजिशियन जी। द मैजिशियन वाज शोन इन फुल रोब, पूरे कपड़ों में ढका हुआ दिखाए हैं, क्यूबिस्टिक अप्रोच में दिखाए हैं, एंड इन हिज फैंटास्टिक स्टडी ऑफ द पेंटिंग, एज इन द फैंटास्टिक स्टडी ऑफ द पेंटिंग। टू क्वींस सीम्स टू बी प्लेस्ड बिहाइंड द स्क्रीन। ये क्वीन वॉन जैपनीज ड्रेस, कपड़े इसके जैपनीज की तरह है। थिन फिगर श्राउडेड इन द डार्क ब्राउन इज स्टैंडिंग क्वाइटली नियर द स्टेप्स। ये वाली जो हमने बोली थी आपको, ये वाली फिगर, ये वाली near the stage. The painting was well balanced with colors and form. This painting was distinguished for its individualistic, highly dramatic concept of light and shadow. So light and shadow का ये concept है जिस पे ये painting बनाई गई है. So बहुत सुंदर ये painting है. So this is all about the magician. अब हम आते हैं miniatures की तरफ. जो हमारा मिनिएचर राजस्थानी पहाड़ी मुगल एंड डेक्कन, जिसमें हमारा कुछ कुछ 2-2, 3-3, 4-4 आर्ट वर्क्स हैं, तो जल्दी से वो पढ़ लेते हैं. सो फिर एक बारी के लिए हमारा ये सब पेंटिंग्स जो भी एक्स्ट्रा थी वो हम कवर कर लेंगे. सो अब पढ़ते हैं हम अपने मिनिएचर्स की तरफ. मिनिएचर के चैप्टर में सबसे पहले हम डेक्कन करेंगे, क्योंकि हम पीछे से कवर कर रहे हैं. जैसे मैंने बोला कि मैंने ग्राफिक्स से शुरू किया, फिर हमने स्कल्पचर्स करे, फिर पेंटिंग्स करी, फिर हम बंगाल स्कूल में हमने पढ़ा कि जो जो पेंटिंग्स हमारे सिलेबस में है. सो अब हम आए हैं मिनिएचर्स की तरफ. मिनिएचर में फर्स्ट हम मिनिएचर करेंगे डेक्कन का. सो डेक्कन में पहली पेंटिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, रागिनी पट्टहमसिका. ये राग हिंडोला के अंडर ही ये पेंटिंग आती है. सो रागिनी पट्टहमसिका जो पेंटिंग है वो राग हिंडोल के अंडर हम पढ़ेंगे. आर्टिस्ट अननोन, जैसे कि आपको पता था डेक्कन के ज़्यादातर पेंटिंग्स में नाम नहीं लिखा जाता था, तो हमें नहीं पता है. अहमदनगर बीजापुर डेक्कन उसकी स्कूल है. Approximately 1595 AD, watercolor tempera on paper, courtesy National Museum, New Delhi. So this painting shows the importance of music. A princess is shown playing the veena, while two women are in dance pose and listening the music very carefully. अब ध्यान से ये देखिए इस पेंटिंग को. अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आप लोग टेक्स्ट मत पढ़ा करें, कुछ मत करा करें, जस्ट पिक्चर्स को ध्यान से समझ लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमसे क्या पूछ सकते हैं या क्या इस पेंटिंग में दिखाया गया है. सबसे पहले अगर हम ऊपर से नीचे इस पेंटिंग को देखें तो कैलीग्राफी दिख रहा है हमें. दूसरा, कुछ डोम शेप स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं, ये थोड़े से डेकोरेटिव हैं. ये एक प्लेन ऐसा इस शेप में बनाया गया है. अगेन एक और डोम हमें ऑरेंज सा, रेड स्कारलेट से कलर का ये दिख रहा है. ठीक है. फिर इसके अंदर एक लेडी बैठी है जो वीणा पकड़े हुए हैं. ठीक है. अब एक लेडी यहाँ पे है, एक लेडी यहाँ पे है. ये थोड़ा सा लग रहा है कि शायद डांसिंग पोज में है, और ये कुछ पंखा वंखा झूलते हुए उनको है. ये एक एलिफेंट का फॉर्म दिख रहा है और यहाँ एक जार दिख रहा है. सो पीछे जो बैकग्राउंड अगर आप देख रहे हैं तो आप फ्लोरा एंड फौना इस पर बहुत अच्छे से देख पाएंगे. ऐसा कोई प्लेन बैकग्राउंड नहीं है. और आप इंटीरियर में ये देखें कि इसमें जो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे भी, तो ये जो कार्विंग हुई है, जो हम कहें कि बिल्डिंग्स का या इंटीरियर जिस तरह से दिखाया गया है या उस वक़्त आर्किटेक्चर किस तरह से चल रहा था, वो हमें इस पेंटिंग में क्लियर होता है. सो अब हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया गया है. सो डिस्क्रिप्शन है, दिस पेंटिंग ऑफ रागिनी पट्टहमसिका राग हिंडोल वॉज पेंटेड बाय एन एनोनिमस पेंटर. मतलब हमें उनका नाम नहीं पता. ये बीजापुर अहमदनगर स्टाइल की पेंटिंग है. सो ये दोनों मतलब उस तरह का स्टाइल है इसका. आपको पहले भी लगा होगा कि मैंने अहमदनगर लिखा और फिर साइड में बीजापुर कर दिया, तो ये इन्हीं बुक्स में लिखा गया है कि बीजापुर अहमदनगर स्टाइल की ये पेंटिंग है. कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ दिस पेंटिंग इज़ वेरी अट्रैक्टिव. It is a scene in Arabic decoration on the surface of two domes depicting the painting of its upper part. यहाँ पे देखना, where the letters were written covers in देवनागरी script space. आप ये देखेंगे देवनागरी में लिखा गया है और ये दो डोम शेप हम बात कर रहे हैं. The three female figures जो दिखाई आपको in the red and orange foreground very beautifully arranged. रागिनी पट्टहमसिका राग हिंडोल, मतलब राग रागिनी, मतलब ये जैसे मैंने बोला था रागमाला सीरीज से रिलेटेड ये पेंटिंग है. बेस्ड ऑन द टोन ऑफ इंडियन म्यूजिक इज शोन सिटिंग इन द सेंटर
ऑफ अ पवेलियन एंड प्लेइंग ऑन एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब इस लेडी को सेंटर में दिखाया गया है और एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही हैं। ये देखें, ये सेंटर ऑफ द पेंटिंग में ये लेडी हैं और एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही हैं। शी इज़ ड्रेस्ड इन परफेक्टली डेकोरेटेड ब्लू ट्रांसपेरेंट वाइल दैट आर फ्रॉम मुगल आर्ट। तो हमें लगता है कि कुछ कुछ ये जो कपड़ों का स्टाइल है ये मुगल से इन्फ्लुएंस्ड है। टू ब्यूटिफुली ड्रेस्ड एंड बेज्वेल्ड फीमेल्स आर सीन इन द पेविलियन, एक ये और एक ये। One is standing dance pose on right side, other is waving a fan to the princess on left side. Small black toy elephant has been shown with a raised trunk and a golden color water pot is placed in the front part of the painting. आप यहाँ पे देखें, जो मैंने आपसे कहा था कि ये पॉट दिखाया गया है, ये टॉय दिखाया गया है। अब ज्वेलरी भी देखें, देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको एंकलेट्स इनके दिख रहे होंगे, ये हाथों में देखें, ये देखें, यहाँ पे देखें। सो ये सब फीचर्स आप नोट कीजिएगा और इन पे हमने ये कुछ भी आता है तो हमें इसका आंसर दे के जाना है। Persian influence is evident in the painting. There are black domes on the both sides of which beautiful structure of golden color are painted. दोनों तरफ। The colors are vibrant. Red is dominant and is complemented by green. Obviously red and green अगर आप कलर व्हील में भी देखें तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये अपने हमेशा ये कलर्स एक दूसरे को। Almost all forms are deeply affected by dark, rigid and rhythmic lines. Interestingly observable in the mural as well as the portrait of Ajanta which were painted in centuries ago, a yellow hookah is arranged in the front of the princess. All the columns and color tones in the painting are arranged symmetrically, therefore the whole composition is well composed. अब ध्यान से देखें तो ये जितने भी ऊपर के स्ट्रक्चर्स हैं वेल कंपोज्ड हैं, सिमेट्रिकल हैं, अच्छे से बनाए गए हैं और हमें ये एक हुक्का भी यहाँ पे पड़ा दिखता है। सो इस तरह से ये फीचर्स आपको इस पेंटिंग के में दिख जाएंगे। अब नेक्स्ट टेक्नी राग हिंडोला जो पेंटिंग है, जैसे मैंने ये बोला रागनी पठमसिका भी राग हिंडोला ही है। सो अगर हमें इस तरह की पेंटिंग आती है तो वो भी आपके सिलेबस में दी गई है और ये पेंटिंग भी आपके एनसीईआरटी में है, इसलिए मैं ये भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इन दिस प्लेफुल डेक्कन स्टाइल रेंडिशन ऑफ वसंत ऋतु, अब ये वसंत ऋतु पे पेंटिंग है अगर हम कहें, और स्प्रिंग सीजन की। अ कपल इज सीन सिटेड ऑन अ स्विंग सस्पेंडेड फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ट्री ऑर्नामेंटेड एंड मेटल चेन। अब ये आप देखें कि ऑर्नामेंटेड मेटल चेन ये पेड़ में से निकल रही हैं, ये देखें, और उन पे ये एक कपल बैठा है। अब इसकी कॉम्पोजिशन भी देखें। अगर मुझे पेंटिंग का कुछ नहीं समझ आ रहा है या मैंने नहीं पढ़ रखा है तो सबसे पहले देखें इसमें भी डिस्क्रिप्शन ये कैलीग्राफी दे रखा है, उसके बाद ग्रीनरी यहाँ पे बनी हुई है, उसके बाद हम टोटल नंबर ऑफ फिगर्स देखें तो 1 2 3 4 5 फिगर्स हैं। अब इनकी पोजीशनिंग को याद कर लें कि कहाँ कहाँ पे ये दोनों बैठे हैं, ये झूले पे बैठे हैं, झूले का डेकोरेशन देखें ज़रा आप, और इसका जो ये दिखाए गए हैं जिससे हैंग हो रही हैं जो चेन्स इनके लगाई गई हैं। सो ये सब आपको माइंड में रखनी है चीज़ें। सीन इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जॉय, रोमांस, सेलिब्रेशन विच इज़ कॉमनली रिफ्लेक्टेड इन इंडियन आर्ट particularly in the context of music and nature. सो राग हिंडोला जैसे म्यूज़िक एंड नेचर, ये रागमाला सीरीज जितनी भी है ये म्यूज़िक और नेचर का ही कॉम्बिनेशन है। द सेंट्रल फिगर ऑन द स्विंग आर टिपिकली डिपिक्टेड इन रिचली एडॉर्न्ड क्लोथिंग सजेस्टिंग देयर नोबल स्टेटस। मतलब आपको कपड़ों से वो स्टेटस दिखता ही है, ये हमने मुगल में भी देखा है, पहाड़ी में भी देखा है, और राजस्थानी पेंटिंग जो हमने क्लास 12th में पढ़ी हैं उसमें भी ये देखा है। मेल फिगर मे वेयर अ टर्बन एंड इंट्रिकेट गारमेंट while the female figure usually colorful sari lehenga highlighting her beauty with jewelry and decorative motifs. On one side two women are portrayed, possibly attendants उनकी दिखाई गई हैं या friends होंगे उन couple के। They might be engaged in the act of pushing the swing symbolizing support, मतलब जैसे एक झूले को झुलाने के लिए एक support तो चाहिए, तो might be ये वो कर रही हों। The third woman on the opposite side adds balance to the composition, जो तीसरी एक यहाँ पे दिखाई गई है तो कहा जा रहा है कि उसके थ्रू बैलेंस किया गया है इस composition को। Enhancing the narrative of companionship and celebration. The expression of all figures reflect joy and liveliness. Background of the painting feature lush greenery, flowers, trees, which are the typical elements in Indian miniature paintings.
symbolizing nature's beauty and tranquility. Architectural elements such as palace or garden present in the background, grounding in the scene as a royal context that affirms the character's status. अब आप देखें, चाहे आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड देख लें, चाहे आप गोल्ड का यूज़ देख लें, या जो भी देखें, आपको हर चीज़ बहुत क्लियरिटी से यहाँ पे दिख रही है. जैसे फ्लोरा एंड फौना और राग हिंडोला, मतलब हिंडोला होता है झूले पे जैसे बैठे हुए, तो उस तरह से उसी के ऊपर ये पेंटिंग हमने आपसे डिस्कस कर ली है. सो नेक्स्ट जो हमारी पेंटिंग है, इब्राहिम आदिल शाह 2 ऑफ बीजापुर. अब इस पेंटिंग को ध्यान से देखें तो ये जो पेंटिंग है ना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है. प्रिंसिपल सब्जेक्ट इज़ इब्राहिम आदिल शाह, मतलब मेन उसको दिखाया गया है. राइडिंग ऑन ए हॉर्स थ्रू अ मीडो, जो आप कहें कि बाग या घास का मैदान, उसमें दिखाया गया है. विद हॉन्ग ऑन हिज रिस्ट, आप यहाँ पे देखें, इसके हाथ में ये दिखाया गया है. और अगर आप पीछे देखें, कितना अच्छा ग्रीनरी दिखाई गई है. आप डिटेल देखें, आप स्काई से शुरू हो जाएं, उसके बाद अगर पेड़ पौधे हैं तो उसमें भी पक्षी हैं, ये देखें, मतलब कितना डिटेल दिखाया जाता था. और आप ये सब ग्रीनरी देखो, और उसके बाद अब इसको इब्राहिम आदिल शाह को देखो, तो आप इसमें देखें कि इसका ये कपड़े जो हैं पिंक कलर के, हॉर्स का डेकोरेटिव एलिमेंट्स इसके देखें, इसकी टांगें देखें किस कलर में दिखाई गई हैं. ये स्पेशल फीचर होते हैं जो हमें नोट करने हैं किसी भी आर्ट वर्क के, कि किस कलर में क्या चीज़ दिखाई गई है, ये क्या कुछ एक्स्ट्रा है जिसके बारे में हमसे पूछा जा सकता है पेपर में. ठीक है, सो आप ये देखें, ऑर्नामेंटेशन इसका ये सब चीज़ों को ध्यान से देखें. So he is dressed in the pink जामा with Deccan style golden आप कावदान टाइप ऊपर पहना हुआ है. White horse has its leg dyed red, जो मैंने ये बोला कि लाल रंग की टांगे हैं. Precious stones adorn its harness and the saddle also decorated with an ornate pattern. अब आप देखें, कोई नॉर्मल वो तो नहीं पहने दिख रहे, आप ज्वेलरी इसकी देखें, हॉर्स का भी तो ज्वेलरी बहुत अच्छे वाली, और आप कहें कि प्रेशियस स्टोन्स और उससे बनी हुई ज्वेलरी उसने भी पहनी है, और अगर उनके घोड़े हैं तो उनको भी पहनाई गई है. द हॉक, द सुल्तान एंड द हॉर्स ऑल आर लुकिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट. अब इनका डायरेक्शन देखें किस तरफ है. जैसे ये तो इसका फेस इस तरफ है, इसकी तरफ है, लेकिन इसका भी फेस इस तरफ दिखाया गया है. ब्लूइश रॉक्स आर सीन इन द बैकग्राउंड विद वेरियस क्रिएचर्स इंक्लूडिंग जैकल्स. ये जो मैंने पीछे आपको दिखाए, क्रेन्स वगैरह सब पीछे बने हैं, जो मैंने जूम करके आपको दिखाया था ना बेटा कि यहाँ पे बर्ड्स, एनिमल सब दिखाए गए हैं, तो वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उन्होंने दिया है. The scene is set in a meadow with bluish rock, various animals, golden horizon. पीछे ये वाला बेटा, ये एंड इंस्क्रिप्शन ऑन द टॉप, इसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन भी लिखी है, तस्वीरें खाकन ए आज़म इब्राहिम आदिल शाह. सो ये उसके ऊपर भी लिखा गया है. द पेंटिंग ब्लेंड्स पर्शियन लैंडस्केप एलिमेंट विद यूरोपियन इंस्पायर्ड पिक्टोरियल स्पेस शोकेसिंग अ यूनिक एंड इंडिविजुअल स्टाइल. अब ये इसमें आता है इन्फ्लुएंस वाली बात कि पर्शियन लैंडस्केप है प्लस यूरोपियन पिक्टोरियल लैंडस्केप का उसमें इन्फ्लुएंस है. पेंटिंग इज करंटली लोकेटेड इन द इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज ऑफ द रशियन अकेडमी ऑफ साइंस सेंट पीटरबर्ग. सो ये प्रिजर्व्ड वहाँ पे है. Farooq Beg, Iranian artist who contributed to the Mughal movement, created this piece during his time of बीजापुर. और स्टडीज़ या बुक्स कहती हैं कि ये फारूक बेग ने. अब जैसे आप मुझे कहेंगे कि बहुत से बच्चे हैं जो पूरी बात नहीं सुनते हैं मेरी, और झट से कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू हो जाते हैं कि आपने ही बोला कि अननोन है आर्टिस्ट, और अभी आप कह रहे हैं कि फारूक बेग ने ये बनाया होगा. तो बुक्स में लिखा गया है कि ये जब फारूक बेग जो उन्होंने आए थे अपने टाइम पे बीजापुर, तो उस टाइम पे उनके द्वारा ये चित्र बनाया गया था. तो इसलिए हम इसको मानेंगे इस बात को, और हम स्टडी भी करेंगे. सो नेक्स्ट बढ़ते हैं जल्दी से मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की तरफ. मुगल की जो पेंटिंग है, जो वेरी फर्स्ट पेंटिंग इज़ जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मेडोना मदर मैरी.
टाइम पीरियड है हमारा 1620 AD। आर्टिस्ट इसके माने जाते हैं अबुल हसन, और वाटर कलर टेम्परा में ये पेंटिंग बनी है। सो दिस पेंटिंग वॉज पेंटेड विद द टेम्परा टेक्निक वाटर कलर बाय अबुल हसन, वॉज वन ऑफ द कोर्ट पेंटर ऑफ जहांगीर। बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, इतना इंट्रीगेट काम हुआ है इस पेंटिंग में कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। इन द मिडल ऑफ दिस मिनिएचर पेंटिंग हैज़ बीन शोन यंग जहांगीर हु लाइट विद लाइट हेलो इन रॉयल अपैरल। ये देखना बेटा, आप पेंटिंग को जैसे जैसे मैं जूम कर रही हूँ ना, ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर मैं इसका बॉर्डर देखूँ, जैसे हम आपको पढ़ाते रहे हैं +2 में कि डेकोरेटिव बॉर्डर्स बने हैं मुगल में, ये उसका एग्जाम्पल है। ये देखें, ये फर्स्ट लाइन देखना, ये सेकंड लाइन देखना, ये थर्ड देखना, फोर्थ, ये वाला फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, ये बीच के तो अभी छोड़ ही नहीं हूँ, ये जो है ये और कैलीग्राफी का देखें, फ्लोरल ऐसा लग ही नहीं रहा कि हाथ से बने हैं, और उसके बीच में जहांगीर का हूबहू पोर्ट्रेट, और उसके पीछे हल्का सा ये हेलो मतलब ये लाइट दिखाई गई है, और उसने हाथ में फ़ोटो पकड़ी है मदर मैरी की, और वो फ़ोटो में भी मदर मैरी का बिल्कुल डिट्टो इस तरह से, मतलब इतना रियलिज्म में पोर्ट्रेचर बनाया गया है। आप देख पा रहे हो ये। सो ये है खूबसूरती इन मिनिएचर स्टाइल की। अब हम ध्यान से देखें, पढ़ें इन दिस। अब इस पेंटिंग में क्या है? इन द मिडल ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग हैज़ बीन शोन यंग जहांगीर, जो मैंने अभी बताया। सो नेक्स्ट है, इन हिज राइट हैंड ही इज होल्डिंग अ पिक्चर ऑफ मदर मैरी मेडोना पोर्ट्रेट विच वॉज वन ऑफ द पिक्चर रिलेटेड टू क्रिश्चियनिटी दैट वर प्रेजेंटेड टू हिम। अब उसको गिफ्ट में मिली थी ये। अब गिफ्ट किसने दिया था? सर थॉमस रॉ, द एम्बेसडर ऑफ जेम्स I द किंग ऑफ इंग्लैंड ने। सो क्रिश्चियन मिशनरीज का इनके में आना जाना था, जैसे हम कहते हैं ना यूरोपियन इफेक्ट इनकी पेंटिंग्स में झलकना शुरू हो गया था। तो ये है वो प्रूफ कि जहाँ से हम इन्फ्लुएंस और उसकी बात करते हैं। तो इसमें और क्या दिखाया है? द सिंगुलैरिटी ऑफ दिस पेंटिंग इज इट्स ब्यूटीफुल बॉर्डर, जो हाशिया इसका बनाया गया है, जो भी मैंने बताया। ऑल द फोर साइड पेंटेड विद बेटर ब्लेंड ऑफ गोल्डन एंड ब्लैक कलर एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। सो पर्शियन स्टाइल बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल है, गोल्डन एंड ब्लैक हाशिया इस पर बहुत अच्छे से है। द पेयर रिदमिकली एंड सिमिलैरिटी इन कॉम्पोजिशन पेंटेड इन द बॉर्डर, मतलब इतना सिमेट्रिकल बॉर्डर है। आप देखें कि कोई भी फूल अगर इतना डिटेल में दिखाया गया, आपको कुछ अलग नहीं लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा प्रिंटेड है ये सारा, पर बहुत खूबसूरत इसके बॉर्डर बनाए गए हैं। गोल्ड कलर देखें कितना प्रोमिनेंटली यूज़ किया गया है, बट हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ लुकिंग, जैसे वेल बैलेंस्ड, ऐसा नहीं लग रहा कि ओवर है कुछ समथिंग। एक्चुअली दिस शोज द पेंटर मैच्योरिटी ऑफ एंड्योरेंस, मतलब आप इंड्योरेंस जैसे एक धैर्य आप रखते हैं या एक आप में ठहराव होता है वो, एंड अंडरस्टैंडिंग। In margin, the middle part, the straight, even, smooth, thick and thin lines have been made with better combination dark yellow, light yellow, white color, such a way that seems to be border of the painting। जो बीच की लाइन जैसे मैंने बोला ना, ये वाली दिखी हैं, ये भी एक तरह से बॉर्डर ही लग रहा है हमें। But even in outer side of that, the painter has made parallel and identical structures that are matchless. In between the margin, he has played decoratively Persian calligraphy with black ink। ये वाली calligraphy जो आपको दिख रही है। The beautiful margins of this painting are excellent specimen of Persian style that were predominantly painted by in Jahangir's reign। तो उसके टाइम पीरियड पे ये बनाई जाती थी। अगेन एक और बहुत खूबसूरत पेंटिंग मुगल्स की, बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन। जो बाबर है वो एक रिवर को पार कर रहा है। तो आप देखें, एक राजा जब रिवर को पार कर रहा है तो वो अकेला नहीं है। आप देखें उसकी वो किश्ती का ही डेकोरेशन देखें, और मतलब डिज़ाइन देखें आप, मतलब हर चीज़ पे इतनी बारीकी से काम किया गया। और ऐसा तो नहीं था कि आर्टिस्ट ने फ़ोटो खींच ली और उसको बनाया है, उसने वो माइंड में रखी हैं चीज़ें। या ऐसा भी नहीं होगा कि बाबर 2 दिन किश्ती में बैठा रहा पेंटिंग बनवाने के लिए। तो आप ऑब्जर्वेशन देखें, आप इन पेंटिंग्स के आर्टिस्ट का स्किल देखें कि किस लेवल का था। अब इस पेंटिंग को ध्यान से देखें, पीछे बिल्डिंग्स दिख रही होंगी आपको, फिर रिसीडिंग प्लेन्स दिख रहे हैं हमें ये, फिर उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर सा दिख रहा है आर्किटेक्चर, जिसमें आप देखें कि एक कश्ती है। कश्ती भी कोई नॉर्मल शक्ल सूरत की नहीं, आप देखें अलग अलग क्रिएचर्स के डिज़ाइंस, उनके शेप्स पे डिज़ाइन दिए गए हैं। अब ये एक कैनोपी टाइप कह लें, या इसका जो उसके ऊपर छत एक रखी गई है, और वो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे है। बाबर बैठे हैं और उनके साथ उनके अटेंडेंट्स हैं, उनका सारा जा रहा है। और एक यहाँ पे आप देखें घोड़ा भी किश्ती पे है, ये लोग भी यहाँ पे आप देखें तो
ये मछली आपको दिख रही होगी, यहाँ पे क्रोकोडाइल दिख रहा होगा। सो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एनिमल्स देखें। अब इसकी टंग भी यहाँ पे दिखाई गई है, आप ध्यान से देखें, दांत खुले हुए, टंग रेड कलर की। सो बहुत डिटेल में ये सीन है। यहाँ पे देखें ये गन्स वगैरह पकड़े हुए हैं, ये इसको मारने की तैयारी पे हैं। सो इस तरह से जैसे ही वो पलटने के लिए किश्ती को आता है या जो भी, आप देखें क्या रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से दिखाया गया है। सो बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन 1598 AD, जगन्नाथ की ये पेंटिंग है। दिस मिनिएचर पेंटिंग विच विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ पर्शियन एलिमेंट्स, पर्शियन इन्फ्लुएंस था इसमें, वेरी ब्यूटीफुली पेंटेड बाय द मुगल स्टाइल एंड द आर्टिस्ट जगन्नाथ, बेस्ड ऑन द एपिसोड ऑफ बाबरनामा। सो ये जो पेंटिंग है ये बाबरनामा पे बेस्ड है। इन दिस पेंटिंग द रिवर सोन हैज बीन शोन इन फुल सर्च। अगर आप देखें तो पूरे आवेश में या पूरा उसमें वो रिवर दिखाया गया है। बाबर हिज ऑफिशियल सूट ऑफ सर्वेंट बॉडीगार्ड्स हैव बीन शोन। आप देखें पूरी अपनी पलटन के साथ वो जा रहे हैं अमंग द वॉयलेंट स्विफ्ट वेव्स ट्राइंग टू क्रॉस द रिवर, तो उस रिवर को पार करते हुए दिखाए हैं। फ्रंट पार्ट ऑफ द व्यू ऑफ द बोट हैव बीन गिवन शेप ऑफ ए क्रिएचर। आप देखें कि फ्रंट पार्ट जो उनका है उनमें क्रिएचर्स का कुछ ना कुछ का शक्ल दी गई है इस तरह से। In this painting, the painter has very aptly included the undaunted romance, wonder and fear. अब आप देखें बहुत निडरता के साथ जो जेस्चर, मतलब इसमें है एक डर नहीं है इसमें, जैसे ये जा रहे हैं आ रहे हैं, आप सबके एक्सप्रेशंस देखें और हैरानी वाले भी हैं, फियर भी हैं और थोड़ा मतलब उस तरह से आप देखें मिक्स्ड इमोशंस के साथ। और आर्टिस्ट के टेम्परामेंट का भी यहाँ से पता चलता है कि कितना उनमें स्किल था और कितने स्किल्ड वो आर्टिस्ट थे। बार बार मैं ये कह रही हूँ क्योंकि मैं तो जितनी बार भी ये पेंटिंग्स देखती हूँ मुझे बहुत हैरानी होती है कि किस तरह से इतना सुंदर और इतना इस तरह से काम कर लिया गया और कैसे उन आर्टिस्ट ने किया। अब यहाँ पे दिखाया गया है बाबर इन रॉयल रेड अपैरल, ornamented throne on a boat, जो हमने पढ़ा है। टुगेदर विद हिम हैज़ बीन शोन ऑफिशियल्स उसके दिखाए गए हैं, तो मल्टी कलर्ड क्लोथ में वो दिखाए गए हैं। इन वेरियस काउंटेनेंसेस, ये होता है कि अलग अलग भाव में, हर एक का एक्सप्रेशन अलग अलग है। ऑल ऑफ देम हैज़ टाइड गर्डल अबाउट द लाइन एंड टर्बन ऑन देयर हेड, जो उस टाइम के कपड़े थे उसमें पहनाए उनको दिखाया है। फ्रंट पार्ट ऑफ द बोट द आर्टिस्ट हैज शोन राउंड फिगर्स, 2 फिशेस डूइंग अ लॉट ऑफ केपरिंग अबाउट ऑन वाटर। आप आगे देखें तो ये भी दिखाया गया है। ऑन वन ऑफ द बोट हैव बीन शोन बाबर हेल एंड हार्टी डेकोरेटेड हॉर्स विद सेलर, जो मैंने दिखाया यहाँ पे जैसे मैंने दिखाई थी ना आपको, फिशेस भी दिखाई और हॉर्सेस भी दिखाए उस तरह से। क्रोकोडाइल हैज़ बीन शोन मेकिंग सडन स्वूप एट द मैन ऑफ द बोट, जैसे एकदम से अटैक करता हुआ या मुंह खोल के पलटवार करता हुआ ऐसा दिखाया है इसमें। हिज रेड टंग कमिंग आउट ऑफ हिज ओपन माउथ, शार्प टीथ, ये सब दिखाया है। बॉडीगार्ड सिटिंग टू बोट, फिर उन्होंने टारगेट कर दिया उसको मतलब अपनी गन्स के साथ। ऑन द अदर साइड द रिवर्स बैकग्राउंड हैव बीन शोन हिल, ट्रीज, बिल्डिंग, वेयर एज द रिमोट होराइजन हैव बीन शोन द फिगर बीइंग ब्लड एंड ब्लू स्काई, दूर जाता हुआ होराइजन दिखाया है और स्काई ब्लर होता दिखाया है। कलर कॉम्बिनेशन को उस तरह से रखा गया है। फ्रंट पार्ट ऑफ द पेंटिंग हैज बीन शोन मैन कैरिंग हिज डोमेस्टिक ड्राइविंग अवे। अब ये चीज़ जो मैंने यहाँ इस बंदे में दिखाई, ये वो क्रोकोडाइल जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वो गन्स जिसका मैंने बताया, ये फ़िश आप देखें, और यहाँ पे वो 2 फिशेस की जो बात करी गई वो ये हैं। सो आप जूम करके देखेंगे आपको हर चीज़ बहुत क्लियरली दिख जाएगी। सो ये थे हमारा बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन। अब एक और बहुत खूबसूरत पेंटिंग, बर्थ ऑफ सलीम, सलीम जहांगीर थे, तो बर्थ ऑफ जहांगीर है। सो ये बर्थ ऑफ सलीम ये पेंटिंग है, ये आपके शायद CUET में दिया नहीं गया है बट आपकी बुक्स में था, अर्लियर ये पेंटिंग थी। सो मुझे लगा मैं एक बारी पढ़ा दूँ, क्या पता कुछ आ ही ना जाए इसमें से। सो आई रेस्ट इट्स अप टू यू, आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, छोड़ना चाहें इस पेंटिंग को छोड़ सकते हैं। बर्थ ऑफ सलीम, रामदास अकबर, वाटर कलर, टेम्पर ऑन पेपर। द थीम ऑफ दिस पेंटिंग इज़ बेस्ड ऑन द एपिसोड ऑफ अबुल फजल अकबरनामा। अकबरनामा पे ये पेंटिंग बेस्ड है। दिस वॉज द टाइम ऑफ प्रिंस सलीम बर्थ हु लेटर बिकेम एम्परर जहांगीर। एंटायर पीपल कोर्टयार्ड फतेहपुर सीकरी प्लेड म्यूजिक सेलिब्रेटेड। मतलब आप सोचें कि एक
आगे जहांगीर का बर्थ हुआ है, तो वो जो सेलिब्रेशन है उस सेलिब्रेशन को किस तरह से कैप्चर किया गया है। और आप ध्यान दीजिए इस पेंटिंग पे, वर्टिकल पेंटिंग है और डिफरेंट लेवल्स पे कंपार्टमेंट्स में ये पेंटिंग शो की गई है। आप देख पा रहे हैं, ये तो बहुत क्लियर पिक्चर है, आप देखना। सबसे पहले ये देखें, ये जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देखें, ये छत है मोर, ये बिल्डिंग देखें, मतलब नाम ही इतना बनाते तब भी चलता। आप देखें ना कि वो सिंसेरिटी, वो आर्ट का लगाव, वो डिटेल जिस तरह से दिखाई जा रही थी। आप व्यू देखें, पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं, जिन्होंने आर्किटेक्चर करना है या हम 2D 3D क्या क्या चीज़ें, वॉर्म व्यू, ये सब पढ़ते हैं करते हैं, बट यहाँ पे देखें किस तरह से ये बर्थ होते हुए दिखाया है। उसके बाद ये देखें बेबी, उसके बाद ये म्यूज़िक बजाते हुए ढोल नगाड़े, और ये फिर आगे मिठाइयाँ दे रहे हैं जो आगे बांटी जा रही हैं, ये अशर्फियाँ दी जा रही हैं और इस तरह से लोगों में ये खुशी बांटी जा रही है। सो ये है पेंटिंग। कपड़े देखें, ब्राइटनेस देखें, कॉम्बिनेशन आप बिल्डिंग और उसका देखें, फोरग्राउंड बैकग्राउंड का देखें, तो हर सेंस में ये पेंटिंग बहुत सुंदर है। सेलिब्रेटिंग द किंग विद हिज पीपल इज़ अ काइंड एंड नोबल एक्ट। अगर हमें ह्यूमन लाइफ वैल्यू पूछी जाए, क्योंकि इसमें बचा ह्यूमन लाइफ वैल्यू का मतलब होता है कि हमें देखना ही है कि उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकालना है। हालांकि MCQs में इतना नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल दिस इज़ अ वर्टिकल पेंटिंग बेस्ड ऑन द एपिसोड ऑफ अकबरनामा वॉज द ओकेजन ऑफ द बर्थ प्रिंस सलीम। Whole people of Fatehpur Sikri played music and celebrating the occasion. Some of them are playing drum, other instruments. Painting divided into 3 compartments. अगर हम ध्यान से देखें, the image in the upper compartment shows an aerial view of the maid in the birth room after the birth of the child, which is being given the first bath. मतलब यहाँ पे दिया जा रहा है first bath उसको, ये, और ये aerial view, आप ऊपर से हम इस जगह को देख पा रहे हैं। A beautiful peacock is shown on the roof. In the background is a rocky landscape. सेकेंड कंपार्टमेंट में क्या दिखाया है, फुल ऑफ म्यूजिशियन एंड सर्वेंट्स। अगर यहाँ पे देखें ये वाले पे, म्यूजिशियन आई फिल द होल एनवायरनमेंट विद जॉय, गाना बजाना चल रहा है, एक्साइटमेंट एंड डांस चल रहा है। सम रॉयल ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट एंड मनी टू द पीपल ऑफ फतेहपुर सीकरी, उसी खुशी में बांटा जा रहा है। लॉट ऑफ एक्साइटमेंट हमें दिखती है, लोअर पैनल में भी ह्यूज क्राउड भी यहाँ पे दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग कलर कंट्रास्ट है, डिफरेंस इन ड्रेपरीज हैं कि स्टेटस के हिसाब से, जैसे मैंने बोला, एंड डिफरेंट स्किन टोन्स, architecture, interior are shown. All scenes are lightly and shaded in imaginary European influence. Garments are clearly seen in this painting. सो हमारा नेक्स्ट मुगल पेंटिंग है द अकबर हंटिंग। ये वो पेंटिंग है जो अकबरनामा से ली गई है और इसका टाइम पीरियड है 16th सेंचुरी। आपके सिलेबस में फोलियो फ्रॉम अकबरनामा है तो उसके अंडर ये पेंटिंग हमारी आती है। सो आर्टिस्ट इसके बसावन हैं, ओपीक वाटर कलर में बनाई गई है। डायमेंशन अगर हम ले 19.1 बाई 12.4 सेंटीमीटर्स हम लेते हैं। दिस पेंटिंग इज़ अ डिस्प्ले ऑफ इम्पीरियल प्रोएस स्ट्रेंथ, मतलब ये कि जैसे कोई किसी काम में जो माहिर होता है, बहुत स्किल्ड होता है, और उस चीज़ को उसको दिखाना और उनकी स्ट्रेंथ को, उनके करेज को। सो ये अकबर की लाइफ का, ये एम्परर अकबर को इसमें दिखाया गया है हंटिंग करते हुए और उनकी शान शौकत को। इट शोज़ द एम्परर लंजिंग फ्रॉम द सैडल टू स्ट्राइक अ लायनस विद हिज लॉन्ग ब्लेडेड स्वॉर्ड। अब इसमें ध्यान से देखें, इसका मतलब ये है कि जैसे ये अकबर झुका हुआ, आप देखें मूवमेंट में जिस तरह से अकबर ये झुका हुआ है घोड़े के ऊपर और अपनी एक तलवार के साथ एक लायनस को हंट करने के लिए आगे चल रहा है। सो ये वो दिखाया गया है। सो ये पोजीशन होती है कि जिसमें हम एक घोड़े को इस तरह से चलाते हैं, जो हॉर्स राइडिंग करते हैं उनको उनका पता होगा। बिलो हिम अ कोर्टियर टेक्स अ पार्थियन शॉट। अब इसमें आप ध्यान से देखें, जो उसके ये वाला, ये सेकेंड, ये जो पर्सन है, द डायनेमिक एंड डेंजरस सेक्शन ऑफ द हंट इज सेट अगेंस्ट अ ब्यूटिफुली मॉड्यूलेटेड पर्शियन स्टाइल। आप एक चीज़ को तो दिमाग में रख लें, पर्शियन स्टाइल इन सबकी पेंटिंग में है, गोल्ड इन सबकी पेंटिंग में है अगर हम मुग़ल की बात कर रहे हैं। और फिर बाद में आपने फिगर्स को देखना है कि किस तरह से कहाँ किस किस की पिक्चराइजेशन हुई है। विद डेंस ट्रीज, वंडरस माउंटेन्स फिलिंग अपर होराइजन। पीछे अगर हम देखें तो पूरा जंगल है,
बिल्डिंग्स भी हमें दिख रही हैं, ये ध्यान से देखें, ये जंगल टाइप दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक हाथी दिख रहा है, हाथी पे महावत बैठे हुए हैं। और आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये अकबर हैं, ये एक और घोड़ा, ये पीछे आप देखें बो एंड एरो लेके सब चल रहे हैं और शिकार कर रहे हैं। और यहाँ पे ये प्रे इनका दिख रहा है। सो ये सिंपल सी मतलब लाइक आपको इसमें वही है कि डिटेल इसका जो टेबल्स के हैं, नेम कहाँ का है, किसने बनाई है, वो सब याद कर लें। सो नेक्स्ट हम चलते हैं पहाड़ी मिनिएचर्स की तरफ। ये थे हमारे मुग़ल के मिनिएचर्स। तो पहाड़ी में हमारे जो चैप्टर में इंक्लूडेड है राम गिव्स अवे हिज पोजेशंस, अयोध्या कांड, शंगरी रामायण। शंगरी रामायण क्या चीज़ है? शंगरी रामायण है कि ये जो दिस सेट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम शंगरी, द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द ब्रांच ऑफ द कुल्लू रॉयल फैमिली। ये जो कुल्लू की एक रॉयल फैमिली थी जिनके पीछे ये शंगरी लगता था, तो इनके नाम से, इनके पेट्रन्स के नाम से इस रामायण जो लिखी गई, जो बनवाई गई, सो उसको शंगरी रामायण कहा जाता है। सो ये एक फेवरेट टेक्स्ट ये उस टाइम का था। रामायण पे बहुत सी पेंटिंग्स बनी है, बसौली का तो बहुत ही मेन ये थीम था, एज वेल एज कुल्लू। सो दीज वर्ड्स ऑफ कुल्लू आर्टिस्ट वर इन्फ्लुएंस्ड इन वेरिंग डिग्री बाय द स्टाइल ऑफ बसौली एंड बिलासपुर। सो इसमें आप ध्यान से समझे इसका टॉपिक क्या है। राम गिव्स अवे हिज पोजेशन, अयोध्या कांड, शंगरी रामायण। तो राम अपने पोजेशंस, मतलब जब उनको एग्जाइल मिल गया और वो अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, तो अपनी जैसे दान देते हुए वो सब बांटते हुए दिखाया गया है, ये वो एपिसोड है। सो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे राम, लक्ष्मण, सीता आपको ये दिखेंगे इस पेंटिंग में। ये श्री रामचंद्र हैं, ये सीता माता और ये लक्ष्मण जी। और यहाँ पे ये गायें आप देखें यहाँ पे दिख रही हैं, यहाँ पे हर कैटेगरी के लोग दिख रहे हैं और पीछे ये क्राउड, और आप यहाँ पे ये ग्रीनरी भी देख पा रहे होंगे, ये नीचे कारपेट भी है। सो ये इसका एक प्लेसमेंट है, एक पोजीशनिंग है। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो किन कलर कॉम्बिनेशन में श्री रामचंद्र जी को दिखाया गया है, किस तरह से उनके कपड़े हैं, माता सीता के कौन से कपड़े दिखाए गए हैं, और बाकी ये जैसे अगर ब्राह्मण है या कोई भी है, अभी हम पढ़ेंगे किस किस कैटेगरी को कैसे कैसे इसमें दिखाया गया है। एट द रिक्वेस्ट ऑफ राम हिज ब्रदर पाइल्स अप हिज बिलोंगिंग एंड द क्राउड बिगिंस टुगेदर टू रिसीव द लार्जेस ऑफ द देयर बिलवेड ड्रामा। मतलब उनके द्वारा दी गई, मतलब उदारता के साथ, जैसे आप कहें कि उन्होंने जिस तरह से बांटा अपना सामान, वो सब उनको देते हुए दिखाया है। ज्वेलरी, वेसल्स, 1000 cows and other treasures. Set apart on the left are the two princesses with Sita standing on a carpet. यहाँ पे with a crowd of recipients moving forward them, उनकी तरफ आते हुए। Painter carefully introduces different type of Brahmins, courtiers and the servants of the royal household. So इसमें आप देखें recluses होते हैं वैरागी, जो वैरागी बोला जाता है जिनको, तो वो भी दिखाए हैं। Bounteous gifts represented are piles of gold coin, garments, carpets, cow, calves, unaware of the momentous event. अब इसमें जो दिखाया गया है ना, looking at Rama with neck stretched, gazes fixed at the mouth wide open. अब ये ध्यान से समझना कि इसमें ये एपिसोड है कि जो लोग आए हैं वो कोई खुशी से वो चीज़ें नहीं ले रहे हैं, वो भी उदास हैं। उनके फेसेस पे इस तरह से हैरानी में है, दुख में है कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और कैसे श्री रामचंद्र जी उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। The gravity of the situation is sensitively portrayed through varying expression. The serene but gently smiling Ram, curious Lakshman, apprehensive Sita, Brahmins willing to receive but with no pleasure, and others with expression of disbelief and gratitude. मतलब उनको यकीन ही नहीं हो रहा, बट स्टिल वो उस नम्रता के साथ खड़े हैं और उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। Taking pleasure in achieving fine effect, the artist डिलाइटफुली डिपिक्ट्स ट्रांसपेरेंसी ऑफ गारमेंट्स। अब आर्टिस्ट ने यहाँ पे अगर उनके गारमेंट्स देखें, उनको बहुत अच्छे से दिखाया है। जो उनकी बेयर्ड दिखाई है वो स्टिपल्ड, मतलब डॉट 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 में इस तरह से दिखाया है, और ब्राह्मण्स का तिलक वगैरह हर चीज़ को बहुत बारीकी से इसमें भी ध्यान रखा गया है। सो नेक्स्ट हमारी जो पेंटिंग है पहाड़ी स्कूल की, कृष्णा एम्ब्रेसिंग द गोपीज फ्रॉम गीत गोविंद सीरीज़। तो गीत गोविंद सीरीज़ की जो पेंटिंग हमारे सिलेबस में है वो ये है, कृष्णा विद गोपीज। अब इसको ध्यान से देखें, एक नदी है, पहाड़ है, पेड़ है, और श्री कृष्ण को गोपियों को एम्ब्रेस करते हुए दिखाया है। वेरी सिंपल पेंटिंग, कुछ इसमें ज़्यादा इस तरह से दिमाग में या लर्न करने वाला नहीं है। दिस पेंटिंग शो केस द ब्यूटी ऑफ डिवाइन रोमांस इन इंडियन आर्ट। जिस तरह से भक्ति रस को दिखाया
दिखाया गया है। दिस पेंटिंग शोज लॉर्ड कृष्णा सराउंडेड बाय ग्रुप ऑफ गोपीज, ब्यूटीफुल सीन फ्रॉम गीत गोविंद बाय जयदेव। सो अगर ये पेंटिंग पूछी जाती है कहाँ से ली गई है तो गीत गोविंद बाय जयदेव की ये पेंटिंग है। कृष्णा डिपिक्ट्स विद अ चार्मिंग ब्लू स्किन टोन, उनकी ब्लू बॉडी ही जैसे दिखाई जाती है उसी तरह से दिखाई गई है। टाइटली हगिंग द गोपीज, सो सबको एम्ब्रेस करते हुए दिखाया है, शोइंग देयर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स हिम। द गोपीज आर सिंगिंग सॉन्ग दैट सेलिब्रेट कृष्णा एंड हिज ब्यूटी वाइल बीइंग एम्ब्रेस्ड बाय हिम। सो वो उनको भक्ति रस में गाते हुए दिखाया है। डेकोरेट कृष्णा विद गार्लैंड ऑफ फ्लावर विच रिप्रेजेंट देयर लव, तो उन्होंने श्री कृष्ण को फूल अर्पित करते हुए और गार्लैंड पहनाए हुए दिखाया है। हाउएवर द फ्लावर डेकोरेटिंग कृष्णा बॉडी आर सिग्निफिकेंट, दे आर नॉट मेयर डेकोरेशन सोर्स फ्रॉम ट्रीज बट सिंबल्स ऑफ रोमांटिक dalliance. The marks left on his dark tender skin represent the playful affection shared between the gopis and Krishna. The beauty of this scene lies in the paradox of Krishna's gentle yet masculine form, ऑफन रेफर्ड एज अ जूल अमंग मेल। मतलब आप देखो कि उनकी बॉडी को बहुत परफेक्ट बनाया गया। आप देखें भगवान हमारी नज़र में, हम भगवान किसे मानते हैं कि हर रूप में, हर तरीके से बहुत ही खूबसूरत स्वरूप। अगर हम कभी भी किसी भी भगवान को मूर्त स्वरूप में देखें तो उसी तरह से, जिस तरह से वो विजुअलाइज कर पाए उस तरह से उन्होंने इसमें दिखाया है। कृष्णा अपीयर जेंटल एंड सॉफ्ट, ही इज़ ऑल्सो पोर्ट्रेड एज स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। The painting captures the joyful, loving relationship between कृष्ण एंड गोपी। सो सिंपल सा है, कृष्ण गोपियों को दिखाया गया है, उनको एम्ब्रेस करते हुए दिखाया है। बैकग्राउंड में लैंडस्केप है, नॉर्मल कलर्स हैं, स्ट्राइकिंग कलर्स हैं, एक कंट्रास्ट कलर्स हैं जो उनकी फिगर्स में दिखाए गए हैं। रेड है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, इस कलर को बहुत प्रोमिनेंटली इस पेंटिंग में यूज़ किया गया है। दिस सीन रिफ्लेक्ट्स अ रिच ट्रेडिशन ऑफ लव सेलिब्रेशन इन आइडलिक विलेज ऑफ वृंदावन। Created in the Guler school of painting, its feature vibrant color, intricate details and enhance the emotional connection of the character. So again अगली हमारी पेंटिंग है अभिसारिका नायिका। सो ये भी एक नायक नायिका पेंटिंग में से, वहाँ पे ऑब्लिक में देखें CUET ने तो बड़े आराम से सिलेबस में ऑब्लिक में अभिसारिका नायिका, नायक नायिका भेद या जयदेव का गीत गोविंद में से ले लें या इसमें से ले लें। सो इस तरह से ओपन रखा है, तो जितना भी उन्होंने लिखा है उसमें से एक एक पेंटिंग मैंने आपको दे दी है, आप उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। सो अभिसारिका नायिका वो होती है जो, जैसे नायक नायिका भेदा बहुत सीरीज, अभी आप ना बहुत छोटे हैं बच्चा उस सेंस में कि आपको आर्ट का भी उतना नॉलेज नहीं है, ना आपने इंडियन आर्ट को उस तरीके से पढ़ा है। जो बड़े बच्चे अगर कोई BFA या इस तरह का कोई इस वीडियो को देख रहा होगा, उन्होंने शायद नायक नायिका भेदा वो सब पढ़ा है, रागमाला सीरीज़ को डिटेल में पढ़ा है। सो उनको वो शायद समझ भी पाएँ, लेकिन आप ये समझ लें कि बहुत से स्वरूप हैं, बड़ी फॉर्म्स हैं, बड़ी तरह की स्टेजेस हैं जिसमें नायक नायिका को दिखाया गया है, एक्सप्रेशंस में दिखाया गया है। तो हर तरह की सिचुएशन में जब किसी नायिका को दिखाया गया है तो उसका एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता था उसको दिखाने का। सो उसी में ही दिखाया गया है। तो आपकी ये जो अभिसारिका नायिका है, इसका मतलब है ये अपने लवर को मिलने जा रही है, सब ऑड्स और उनको सहते हुए। कांगड़ा स्कूल की है, 1810 to 20 के बीच की ये पेंटिंग है। गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में ये प्लेस्ड है इस वक्त। शी हु गोज आउट टू मीट हर बिलवड, मतलब अभिसारिका नायिका जो अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। डिपिक्शन ज़्यादातर इसको क्या दिखाया जाता था, भागते हुए या अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए। फेसिंग डिफ़िकल्टीज लाइक स्टॉर्म्स एंड स्नेक्स, मतलब रास्ते में मुश्किलों का सामना करते हुए। टू सीक्रेटली मीट हर लवर, सेटिंग असाइड मॉडेस्टी एंड ब्रेविंग डेंजर्स। क्लासिफिकेशन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि 5 तरह की नायिकाएँ, मतलब हम ये 5 टाइप बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ जर्नी। शुक्ल मतलब ये जिस वक्त जैसे अभिसारिका नायिका को जाते हुए दिखाया जाता है अपने प्रेमी से मिलने, तो 5 स्टेजेस हैं। मतलब जो टाइम पीरियड हम बात करें कि फुल मून में दिखाते हैं, या डार्क नाइट में दिखाया जाता है, या डे में दिखाया जाता है, या संध्या समय उनको दिखाया जाता है, या रात के समय दिखाया जाता है। तो ये अलग अलग टाइम पीरियड पे सेम अभिसारिका नायिका को अपने लवर से मिलते हुए जाते दिखाया जाता है। So part of the Ashtanayika tradition representing different states of love. Symbolism इसका क्या है? Represents a woman courage and determination in love, overcoming obstacles.
मतलब उन मुश्किलों को पार करते हुए भी अपने प्रेमी को मिलने जाना। इन द पेंटिंग अभिसारिका नायिका फ्रॉम कांगड़ा, द सखी इज रिकाउंटिंग हाउ द नायिका क्रॉस द वुड इन द नाइट टू मीट हर बिलवड। द योगा द पोएट स्पीक्स ऑफ रेफर्स टू द सिंगल माइंडेडनेस ऑफ पर्पस। उसको और कुछ नहीं सूझ रहा है, उसको बस अपने प्रेमी से मिलने जाना है। थ्रू द डार्क फॉरेस्ट इन द नाइट। आप देखें ध्यान से इस पिक्चर को। ब्रॉड आइकोनोग्राफी ऑफ द अभिसारिका रिमेन्स मच द सेम, however at times painter vary their rendering in same measure. The ghosts that usually appear in many version, मतलब रात को जैसे जाते हुए तो उनके स्नेक्स दिखाने हैं, कुछ ऐसा प्रेत आत्माएं वगैरह ऐसा घोस्टली इमेजेस उसमें भी दिखाते थे कि उनको डराने के लिए, या वो इतनी मुसीबतें पार करके जा रही हैं। बट द डार्कनेस ऑफ द नाइट, फ्लैशेस ऑफ द लाइटनिंग, मर्की क्लाउड, स्नेक्स हिसिंग अबाउट इन द डार्क, इमर्जिंग फ्रॉम द हॉलोज ऑफ द ट्रीज एंड फेलिंग ज्वेलरी आर ऑल आर पेंटेड। मतलब आप ध्यान से देखें, सो वो इसमें वो नहीं है, अदरवाइज आपको यहाँ एक थिन श्रूडेड सी फिगर्स दिख जाएंगी बहुत सी अभिसारिका नायिका में। तो बट ये पेंटिंग क्योंकि दे रखी है हमारे बुक में, इसलिए मैंने ये पेंटिंग को पर्टिकुलरली यहाँ पे उठाया है। बट मैं ये भी बता दूँ कि अभिसारिका नायिका जो प्रेमी से मिलने जाती थी वो अलग अलग पहरों का अलग अलग उसका रिप्रेजेंटेशन है, तो वो इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारी पेंटिंग है कालिया मर्दन। ये भी बहुत से बच्चों ने आपने सुन रखा होगा, क्योंकि ये जो एपिसोड है या जो ये कृष्ण लीला है, ये जो होंगे डिवोटीज़ उनको पता भी होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ रखा है तो कालिया मर्दन मतलब सांप में इन्होंने सांप के फॉर्म में जैसे एक नाग को मारते हुए दिखाया है इसमें। कृष्ण लीला फ्रॉम भगवत पुराण, ये भगवत पुराण से लिया गया सीन है जो कि कांगड़ा स्कूल का है। टाइम पीरियड 1785 का है। वाटर कलर टेम्परा में बना है। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ये प्रिजर्व्ड है। इट डिपिक्ट्स अ सीन फ्रॉम भगवत पुराण वेयर कृष्ण सबड्यूज द सर्पेंट कालिया। कालिया नाग को यहाँ पे मारते दिखाया है। कृष्ण डांसिंग ऑन द मल्टी हेडेड सर्पेंट कालिया इन द यमुना रिवर। उनको यमुना रिवर में मल्टी हेडेड, आप ये देखें कि कितने सिर उनके दिखाए हैं और उस तरह से उनके ऊपर डांस करते हुए उनको दिखाया है। दिस हॉरिजॉन्टल पेंटिंग डिपिक्ट्स द हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ कृष्णा द मल्टी हेडेड सर्पेंट हु पॉइजन द यमुना रिवर, जिसने यमुना रिवर को जहरीला कर दिया था। तो वृंदावन के लोग उससे बहुत डर गए थे, पानी पीना बंद हो गए थे, बहुत मुश्किल हो रही थी। तो कन्फ्रंटेड कालिया एंड डांसिंग ऑन हिज हेड सबड्यूड हिम विद डिवाइन पावर। मतलब उनमें क्योंकि श्री कृष्ण में अब भगवान हैं तो उस हिसाब से वो लीला दिखाई गई है। दिस इवेंट इज़ नोन एज द कालिया मर्दन। सो ये जो एक एपिसोड था इसको कालिया मर्दन के नाम से जाना जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस कालिया नाग का वध किया था। रिप्रेजेंट्स द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत, एंड द रिस्टोरेशन ऑफ हार्मनी। दिस पेंटिंग इज़ अ मिनिएचर पेंटिंग पॉसिबली फ्रॉम द पहाड़ी स्कूल में से लिया गया है, 18th सेंचुरी की है। अदर स्टाइल्स लाइक मधुबनी एंड पटचित्र ऑल्सो डिपिक्टेड इन दिस सीन। मतलब अगर हमें इन्फ्लुएंस की बात आती है तो थोड़ा थोड़ा हमें लगता है कि इस तरह का है। दे आर ऑफन शोन प्लीडिंग विद कृष्णा टू स्पेयर देयर हस्बैंड। अब यहाँ पे वाइफ्स ऑफ कालिया दिखाई गई हैं, कालिया नाग की ये पत्नियाँ यहाँ पे, और ये इनको प्रे कर रही हैं कि कृपया आप इनको छोड़ दें। अब ये जो लोकेशन अगर हम कहें तो यमुना रिवर के पास ये वृंदावन में हुआ था, और बैकग्राउंड ट्रीज हैव बीन शोन ब्यूटीफुली इन स्टाइलाइज्ड मैनर। आप पीछे देखें पेड़ दिखाए गए हैं। बाय सब डूइंग कालिया कृष्णा प्यूरिफाइड द रिवर एंड प्रोटेक्ट द पीपल। मतलब लोगों को उन्होंने बचाया और जो यमुना रिवर थी उनको वापस से साफ किया। सो ये थी हमारी एक पेंटिंग। और अब हम चलते हैं मेन उसके राजस्थानी की तरफ, जो हमारा लास्ट एक रह गया है, युद्ध कांड ऑफ रामायण, जो पहला आपको दिया गया है। ध्यान से समझना, इस पेंटिंग में युद्ध कांड ऑफ रामायण बहुत बड़ी पेंटिंग है। ये मैंने खुद ये ऑफिशियल एक वेबसाइट से लिया है इस पेंटिंग को, क्योंकि उसमें पिक्चर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया था। सो आई ऑल्सो हैव टेकन रेफरेंस फ्रॉम देम, और उन्हीं पिक्चर्स को मैंने यहाँ पे लगाया है जो डिस्क्रिप्शन है। तो आप ध्यान से समझें, शायद आपको समझ आ जाएगा। और दूसरा अगेन मैं कहूँगी, समझाने के लिए है इतना बड़ा टेक्स्ट, आपको उतना लर्न तो नहीं करना है। बट हाँ, अगर एपिसोड्स में पूछा जाता है कि क्या क्या
क्या बना है उसमें, बट आई डाउट इतना डेप्थ में आपको क्वेश्चन आएगा। जनरल जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने बोला है कि आपको आर्टिस्ट का नाम आ जाएगा, उसका एसेंस पूछ लेंगे, कुछ भी क्रक्स में से पूछ लिया जाएगा, जैसे कि एमसीक्यूज में मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो जल्दी से हम पढ़ते हैं युद्ध कांड ऑफ रामायण। सो ये जो द पेंटिंग पेज इंद्रजीत मीट्स विद रावण, अब इसमें इंद्रजीत रावण को मिलने गए हैं अलग अलग एपिसोड में। युद्ध कांड ऑफ रामायण में आप ध्यान से देखना, ये जो पेंटिंग है ना, ये है बेसिकली। अब इसमें अलग अलग एपिसोड्स हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो रावण जो है वो मेघनाथ जो है वो रावण को मिलने आ रहे हैं। यहाँ सीता मैया बैठी हैं और वो जो यहाँ ग्रीनरी दिख रही है, यहाँ पे रावण दोबारा दिखाया गया है और ये लोग जो एंटर होते दिखाए हैं। अब यहाँ पे ये वाहन हैं जो उड़ रहे हैं, ये माता सीता दोबारा से इनको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को मूर्छित हुए, वो जो नाग उन्होंने मेघनाथ ने एक अपना अस्त्र छोड़ा था, तो वो नागों के द्वारा लिपटे हुए यहाँ पे मूर्छित हुए दिखाए हैं। सो इस तरह से कहीं पे गरुड़ को दिखाया है, यहाँ पे वो इनकी आर्मी दिखाई गई है। सो इस तरह से मल्टीपल आप एपिसोड्स में देखें इस सीन को दिखाया है। किस तरह से डिपिक्शन किया गया है वो आप ध्यान से देखें, इन एपिसोड्स को समझें। जब मैं ये पेंटिंग समझाऊंगी 1 बाय 1 ये एपिसोड साथ साथ में अटैच हम इन पेंटिंग्स में करते जाएंगे। सो ये है वो कैरेक्टर्स जो इस पेंटिंग में दिखाए गए हैं। सीता मैया को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, श्री रामचंद्र जी को इस तरह से, लक्ष्मण ये हैं, सुग्रीव ये हैं, इंद्रजीत ये हैं, रावण को इस तरह से डिपिक्ट किया है। त्रिजटा जो वन में रावण की लंका में जो माता सीता के साथ थी, वो त्रिजटा, उनको इस तरह से दिखाया गया है और विभीषण को इस तरह से दिखाया गया है। ये उनकी क्लोजअप आप कह लें तो उनका ये है। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं साहिब दिन का। जल्दी से मैं पढ़ देती हूँ टेक्स्ट, क्योंकि बोला जो है मैंने वही है इसमें सब। फ्रॉम द 6th book Indrajit meet with Ravan is from the 6th book known as the Yuddh Kand or the Book of Battles. Many of the pages of text in the Book of Battle are written on the reverse side of the painting page, although a few pages have text on both the sides. ज़्यादातर टेक्स्ट पीछे लिखा गया है बट कुछ में दोनों तरफ दिया गया है। साहिबन चूज टू इलस्ट्रेट 11 मोमेंट्स इन द प्रिंसिपल नरेटिव ऑफ दिस पेंटिंग। 11 एपिसोड्स अगर हम कहें तो इसमें दिखाए गए हैं। सो पहले में अगर आप देखें तो पहला सीन है ये जो, जिसमें आप देखें इंद्रजीत को रावण के पास आते दिखाया गया है। डेमन किंग द प्लान, द डेमन किंग रावण एंड हिज सन इंद्रजीत प्लान इन द प्राइवेट टू डिफीट द प्रिंस राम एंड हिज ब्रदर लक्ष्मण। द मल्टी हेडेड मल्टी आर्म्ड रावण इज मच लार्जर देन हिज सन इंद्रजीत। बहुत बड़ा दिखाया गया है रावण को इसमें। इज शोन सीटिंग अगेंस्ट अ ब्लू पिलो इंडिकेटिंग हिज कम्फर्ट विद इन अ पैलेस रिप्रेजेंटेड बाय आर्किटेक्चरल फीचर दैट स्ट्रक्चर द राइट साइड, मतलब उसको मिलते हुए दिखाया है। सेकेंड एपिसोड आ गया इंद्रजीत एंड हिज रेटिन्यू लीव द पैलेस। सो अब इसमें सेवा दल, मतलब रेटिन्यू होता है जो उसका वो लोग जो उसके आसपास जो उसके अटेंडेंट्स या सेवा दल जो होता है उसको कहते हैं। इंद्रजीत इज रिकॉग्नाइजेबल अमंग द फिगर्स वॉकिंग थ्रू द डोरवे बाय द, मतलब आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि अब तो मैंने कैरेक्टर्स भी आपको दिखा दिए हैं। ही वेयर्स अ हेलमेट आर्मर एंड द बो एरो ही हैज़ नाउ अपेयर ट्वाइस, मतलब 2 बारी हो गया। एक बारी तो यहाँ पे हमने देख लिया कि रावण के साथ और दूसरी बारी अपने अटेंडेंस या सेवा दल के साथ आते हुए दिखाया है। अब तीसरे में दिखाया है इंद्रजीत ने मैजिकल एरो के साथ श्री रामचंद्र जी को वो अटैक किया है और वो नीचे धरती पर मूर्छित गिरे हैं। चैरिटियर होल्ड्स द रेन स्टेडी वाइल इंद्रजीत टेक एम एंड शूट मैजिकल एरो एट राम एंड लक्ष्मण। द एरो टर्न्स इनटू स्नेक्स एंड द प्रिंसेस लाई इनकैपेसिटेटेड वाइल देयर एलीज, मतलब आप देखें कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो मतलब इतना डर गए हैं या इस तरह से हैं कि कंसोल नहीं हो पा रहा है उनको या नहीं किया जा पा रहा है। सो बिकॉज इंद्रजीत एक्शन वर नॉट सीन एंड द आर्टिस्ट हैड प्लेस्ड हिम एट द सम डिस्टेंस बिहाइंड अ हिल, कि ये क्या हो गया, किस तरह से हो गया, तो उस भाव को इसमें दिखाया गया है। अब 4th एपिसोड में क्या है, इंद्रजीत शूट्स मैजिकल एरोज, अब वो तीरों की बौछार करते हुए विभीषण रावण ब्रदर
and Elyophrama, and on the side of Good stand wearing red boot near Ram and Lakshman feet. He assures Sugriv, the deposed monkey king, and Elyophrama that the brothers are unharmed. Sugriv is shown wearing necklace of pearls, listening to Vibhishan. मतलब उस वक़्त वो कह रहे हैं और उनको समझा रहे हैं. आप ध्यान से अगर इस पिक्चर को देखें. अब नेक्स्ट है इंद्रजीत रिटर्न टू द पैलेस. अब यहाँ पे वापस उसको आते चौथी बारी इस सीन में दिखाया गया है, शोन एज इन 4th टाइम बट नाउ एट द सेंटर ऑफ द पेंटिंग. अब ध्यान से देखें, अब ये अगला सीन हो गया जिसमें ये इधर आ गए हैं. सो पहला हमने ये देखा, दूसरा हमने ये देखा, तीसरा हमने ये एरो ये डालते हुए देखा, ये आप देख रहे हो, और फिर हाँ ये मूर्छित होते दिखे. अब 5th हमारा ये आ गया. अब 6th सीन है इंद्रजीत एंटर द थ्रोन रूम. इंद्रजीत एम्ब्रेसेस रावण. अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें तो ये उस रूम में उनको जाते हुए दिखाया है. Enters his father quarter with his retinue. Ravana is again shown larger than his son. Indrajit and his soldiers report that Ram Lakshman have been felled. मतलब वो उनको बताने गए हैं कि हमने वो उन पे अटैक कर दिया है और वो मूर्छित हो गए हैं. अब नेक्स्ट है फादर एंड सन एम्ब्रेस ओवर इंद्रजीत सक्सेस. अब वो खुशी मना रहे हैं उस चीज़ की. इन सेम रेड बैकग्राउंड एट द टॉप राइट कॉर्नर used to indicate the throne room of for 6 and 7. Similarly the figure of Ravan and the retinue, उनका जो सेवा दल था जो दोनों सीन्स में दिखाया गया है, only the figure of इंद्रजीत is repeated. So उस फिगर को फिर से यहाँ पे रिपीट किया गया है. अब सीता इन पैलेस गार्डन. अब यहाँ पे सीता जी का जो नेक्स्ट सीन दिखाया गया है कि वो अपने उधर रावण की लंका में उधर दिखाई गई हैं. सीता राम एबडक्टेड वाइफ इज शोन सीटेड इन अ गार्डन within Ravan's palace. She is surrounded by trees and has a finger to her mouth, a gesture of contemplation. यहाँ पे है ये वाला सीन. अब इसमें देखना ये अकेली हैं अभी. द डेमोनेस त्रिजटा मिसलीड्स सीता. अब यहाँ पे त्रिजटा की एंट्री हुई है, ये ध्यान से देखें. सो इस तरह से एपिसोड बाय एपिसोड ये बनाई गई हैं पेंटिंग्स. अब त्रिजटा जो है वो बता रही है उनको कि राम और लक्ष्मण जी की हत्या कर दी है और उनको लेके जा रही हैं, indicating by inclusion of the chariot behind them. Just as a throne room was reused in the 6th scene and 7, here in the garden serves as a backdrop of the 8 and 9. अब इसका क्या मतलब है आप समझें कि एक ही गार्डन है और उसमें पहले सीता जी को दिखाया तो ये अलग सीन है. उसी गार्डन में सीता जी और त्रिजटा बैठी हैं, वो अलग एपिसोड चल रहा है. जैसे कि यहाँ पे अगर रावण को बैठे दिखाया है तो एक में अगर इन्फॉर्म कर रहे हैं तो भी इधर दिखाया है, अगर मिल रहे हैं तो भी इधर दिखाया है. जैसे ये एंटर कर रहे हैं रूम में तो एंट्री वाली ये दूसरी थी, बट सीन को उसी एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सीन्स को कंबाइन कर दिए गए हैं 1 by 1. अब फ्लाइंग चैरियट यहाँ पे दिखाया गया है. ये वाली बात अगर हम करें, त्रिजटा एंड सीता फ्लाइंग आउट of the palace on a golden chariot. Trijata sits in the front as if leading the way. अब क्या है, त्रिजटा पॉइंट्स टू राम एंड लक्ष्मण. अब इसमें देखना वो पॉइंट कर रही है और उनको बता रही है कि भी वो तो नीचे फेंट हुए पड़े हैं. त्रिजटा एंड सीता फ्लाई ओवर द बैटलफील्ड वेयर राम एंड लक्ष्मण लाई इमोबिलाइज्ड बाय द मैजिकल एरो स्नेक, जो उन पे अटैक किया गया था. Trijata and Sita now face one another and Demonis points to the seemingly dead princess. The next illustrated page जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, राम एंड लक्ष्मण आर फ्रीड व्हेन द मैजिकल स्नेक्स फ्ली अप टू द अराइवल ऑफ द डिवाइन ईगल गरुड़. जैसे गरुड़ जी के आने से उन्होंने वो उस पाश से उनको मुक्ति दिलाई थी और उसके बाद वापस वो उठ के खड़े हो गए थे. वो यहाँ पे वो पेज नहीं है. जैसे हमने कहा कि इसमें 12 एपिसोड्स थे तो ये 11 तक हमने दिखाया है. द आर्टिस्ट ऑल्सो यूज्ड इन दिस अरेंजमेंट टू पोर्ट्रे मल्टीपल इवेंट्स विद इन द सेम सेटिंग. सो ये एक इसका प्लस पॉइंट है कि मल्टीपल एपिसोड्स एक में ही दिखाए गए हैं. The expensive backdrop on the left serves as a setting for Indrajit shooting magical arrow Ram Lakshman. मतलब वही चीज़ कि आप देखें कि उनको गिरा हुआ दिखाया है और उनको अपने दिखाते हुए अपनी शक्ति और मैजिकल एरो से
अटैक करते हुए दिखाया है, और विभीषण, सुग्रीव, इन सबको भी उसमें दिखाया गया है। त्रिजटा ने कैसे मिसलीड किया सीता मैया को, वो भी इसमें दिखाया है। सो ये बहुत एक आर्ट की नज़र से हम देखें तो नरेटिव वे में ये पेंटिंग को बहुत खूबसूरती से डिफरेंट एपिसोड्स को सिंगल एक प्लेन पे दिखाया गया है। सो ये है वो पेंटिंग युद्ध कांड ऑफ रामायण। सो आप थोड़े से कैरेक्टर्स को देख लेना, जस्ट ये देख लेना कि फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, इसीलिए स्लाइड बाय स्लाइड वो दिया गया है। तो जस्ट वन लाइन आप लर्न कर लीजिएगा। ये जो इतना लंबा टेक्स्ट है ये समझाने के लिए था आपको। नेक्स्ट है पाबू जी का फड़। अब ये भी स्क्रोल पेंटिंग है। ये राजस्थान का बहुत एक आप कहें कि फोक ट्रेडिशन रहा है। ये ट्रेडिशनल स्क्रोल पेंटिंग रही हैं जो वहाँ पे बहुत फेमस रही हैं। सो उसी में से एक आपको सैम्पल या एग्जाम्पल या आपको पेंटिंग इसमें डाली गई है, और उन्होंने सिंपल ये पूछा ये कौन सा, मतलब जैसे उन्होंने दे दिया है एक पाबू जी का फड़। तो आइए बेसिकली क्या है, ध्यान रखना स्क्रोल पेंटिंग है जो भीलवाड़ा में बनाई जाती थी या वहाँ से रिलेटेड है। A traditional scroll painting from Rajasthan, India, depicting scene from the epic of Babuji, a folk hero deity। मतलब एक लोक कथाओं का हीरो जो बाबूजी थे उनके ऊपर ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी, उनकी लोक कथाओं को दिखाने के लिए। दीज पेंटिंग्स आर क्रिएटेड ऑन क्लॉथ, कपड़े पे बनाई जाती थी। ध्यान रखना स्क्रोल पेंटिंग है, कपड़े पे बनाई जाती हैं, नेचुरल डाइज और पिगमेंट्स के साथ काम किया जाता था। ये थर्ड पॉइंट। और टिपिकली 15 से 30 फीट तक लंबी ये होती हैं। सो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। भोपास ट्रेडिशनल सिंगल प्रीस्ट यूज दिस स्क्रोल ड्यूरिंग द नाइट टाइम परफॉर्मेंस टू नरेट द स्टोरी ऑफ बाबू जी। अब ये आपसे पूछा जाए कि ये स्टोरी सुनाता कौन है, बताता कौन है, दिखाता कौन है, तो भोपास है जो कम्युनिटी है वो ये स्टोरीज़ बताती हैं, और उनका ये काम है, वो इस ट्रेडिशन को आगे लेके जा रही हैं। ये उनके थ्रू ये शुरू हुआ और ये चल रहा है। द एपिक ऑफ बाबूजी इज परफॉर्म्ड इन द वेस्टर्न थार डेजर्ट रीजन, सेंटरिंग इन द सिटीज सच एज जयपुर, शेखावटी, जोधपुर, जैसलमेर, एंड emerges from the 14th century hero revered for his sacrifice to save the cows। सो गाँव को उनको बचाने के लिए जिसने अपनी जान दे दी थी, ये उस हीरो को, उस डेटी को, मतलब ये इस कहानियों में उसको दिखाया जाता है। therefore he is worshipped by the herdsmen। जैसे हम छोटे छोटे कुल देवी कुल देवता होते हैं, तो इन लोगों के लिए क्योंकि इसने गायों की जान बचाई थी, तो ये जितने भी हर्ड्समैन हैं, अग्रेरियन कम्युनिटीज़ हैं, नोमैड्स हैं, ये सब इनको मानते हैं और इसलिए इनकी कहानियों को ये सुनते हैं और इनको बताया जाता है। अब इसमें थोड़े से पॉइंट्स आप नोट करें कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। लाइफ एंड डीड्स ऑफ बाबूजी उन्हीं के ऊपर है जो राजस्थान के एक फोक हीरो हैं। क्रिएशन क्या है, कैसे की जाती थी, उनको हैंड वूवन क्लॉथ पे और नेचुरल डाइज और पिगमेंट के साथ बनाया जाता था। यूज्ड बाय भोपास, बोला या सुनाया या सिंगर्स कौन होते थे, भोपास हैं जो इनकी स्टोरी को नरेट करते हैं या जो परफॉर्मेंसेस देते हैं। साइज़ 30 फीट तक लंबी जा सकती है। लोकेशन प्राइमरीली फाउंड इन द भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये वाले पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा सारे, तो आपको ये पेंटिंग का क्लियर हो जाएगा। कल्चरल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, कंसिडर्ड ए मोबाइल टेम्पल एंड वाइटल पार्ट ऑफ द भोपास कम्युनिटी स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन। तो ये एक बेसिकली स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है। आप देखें जो हमारे फोक कल्चर ट्रेडिशन रहे हैं उनमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत फेमस है, जिसमें एक ऐसे हीरो की गाथा गाई जाती है जो फोक हीरो जिसने एक गायों की रक्षा करी थी, और कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो उसको अपने देवता की तरह पूजती हैं, और ये लोक कथा को इस तरह जगह जगह जाके गाया जाता है और उसके ऊपर पेंटिंग्स होती हैं। तो पेंटिंग्स दिखा दिखा के वो काम किया जाता है। अब ये होती कैसे हैं, प्रेपरेशन। हैंड विवन क्लॉथ इज़ प्रिपेयर्ड ऑफन यूजिंग नेचुरल मटीरियल, राइस और व्हीट फ्लावर, तो उनके थ्रू किया जाता है। क्लॉथ इज़ पेंटेड विद नेचुरल कलर में बनाया जाता है। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द नरेटिव्स, भोपास जो हैं वो स्क्रोल और इसको स्टोरी को बोलते हैं, और म्यूज़िकल परफॉर्मेंस में भी होता है और डांसिंग में भी होता है। सो ये है, आप इसको अगर जूम करके देखना चाहें तो आप ध्यान से देख सकते हैं किस तरह से बहुत बारीकी से ये काम किया जाता है और किस तरह से ये पेंटिंग को दिखाया गया है। सो आप नेट पे भी, गूगल पे भी देख सकते हैं इन पेंटिंग्स को, बहुत सी पेंटिंग्स वहाँ पे हैं। सो नेक्स्ट हमारा है हंटिंग सीन इन अ फॉरेस्ट विद कोटा महाराजा।
सो ये भी आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि एक हंटिंग सीन है जो कोटा से है, हंटिंग सीन फ्रॉम कोटा ऐसा लिखा होगा। दिस इज़ द अर्लीस्ट नोन हंटिंग सीन पेंटिंग ऑन द पेपर फ्रॉम कोटा, पेपर पे बनाया गया है। वन ऑफ द मोस्ट विजुअली डेंस डिपिक्शन, क्योंकि अगर हम देखें आप विजुअली डेंस्ड तो दिख ही रहा है, आप पीछे जंगल वंगल देखें तो छोटे छोटे एलिमेंट्स में दिखाई गई हैं ये चीज़ें। द मेन प्रोटेगोनिस्ट होता है जो नायक, इज़ नॉट द हंटर। अब यहाँ पे देखें वैसे तो कोटा के महाराज को इसमें हंटिंग करते हुए दिखाया है, बट इस पेंटिंग की एक खासियत है कि अगर आप ध्यान से देखें ना तो जो हंटिंग कर रहा है उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, लेकिन जो उसका प्रे है जिसकी हंटिंग की जा रही है वो ज़्यादा लाइमलाइट में है। द लायन क्लिम्बिंग अ ट्री एंड बाइटिंग इट्स ट्रंक, ध्यान से देखना बेटा ये। सो आप बुक्स में से भी बहुत ध्यान से इस पेंटिंग को देख सकते हैं, क्योंकि मुझे तो जल्दी जल्दी चलना है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। दिस मोटिव टेकन फ्रॉम द रेपरेटोयर ऑफ बूंदी पेंटिंग। सो ज़्यादातर इस तरह की उनकी पेंटिंग्स बनाई जाती थी, मतलब प्रदर्शनी उस तरह से की जाती थी। टुगेदर विद द रिकॉग्नाइजेबल फेशियल टाइप इज एविडेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द हादर मास्टर। द कॉम्प्लेक्स एंड द डेंस कॉम्पोजिशन, पीछे का जो मैंने ऑलरेडी बोला कि डेंस्ड कॉम्पोजिशन है, बहुत जंगल वंगल उस तरह से पेड़ वगैरह दिखाए गए हैं। वर्टिकली अप द पेज एज इफ द व्यूअर इज क्लिम्बिंग द rugged terrain to the summit where the picture climax and the death of the lion is depicted। ध्यान से देखना बेटा। अब आप इस पेंटिंग को ध्यान से अगर हम देखें तो शायद ये पिक्चर यहाँ पे उतना ब्राइट नहीं है, बट आप अपनी बुक्स में भी देखना, इन चीज़ों को देखना, ये नीचे के पेड़ों की रो को देखना, एक ये देखिए जिस पे बात की गई है, और कितना बारीकी से ये बनाए गए हैं पेड़ पौधे, और उसके बीच में से भी आप देखें ये सब। The Kota master cultivated a distinctive technique that deftly combines ink drawing and lightly applied color washes to great effect। अब ये भी एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग है। ये ना कुछ मुझे लगता है कि जब हम प्लेन से नीचे देखते हैं तो एरियल व्यू में, और जिस तरह से हमें अपने शहर उस लाइट में जगमग करते दिखते हैं, तो आप ध्यान से देखना किस तरह से एक डार्क में, इस तरह लाइट में वो एलिमेंट्स नहीं दिख रहे हैं आपको। ये भी बड़ी एक अपनी तरह में स्पेशल पेंटिंग है। महाराजा जगत सिंह II ऑफ मेवाड़, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में ये पेंटिंग है। 1744 इसका टाइम पीरियड है। ऑब्वियसली टेम्परा वाटर कलर में ये है। द पेंटिंग इज साइंड ऑन द रिवर्स बाय द आर्टिस्ट। ये जो पेंटिंग है इसके रिवर्स साइड पे पेंटिंग ने अपने पेंटर ने अपने साइन कर रखे हैं, जो कि रेयर होता है आगे फ्रंट पे, बट इसमें पीछे हैं। आप इसको ना, आपको दिख जाएगा इसका रिवर्स साइड भी नेट पे अगर आप ढूंढना चाहें। वन ऑफ द फेवरेट पास टाइम ऑफ राजपूत नॉबल्टी वॉज हंटिंग। उनका एक शौक था हंटिंग का। ये सब्जेक्ट बना भी बहुत है हमारी पेंटिंग में। सो ऑफन मच लार्जर देन अदर इंडियन पेंटिंग, हंटिंग सीन ग्लोरीफाइड द प्लेजर एंड स्प्लेंडर ऑफ दीज स्टेटली अफेयर्स। अब इसमें बना क्या है? दिस कलरफुल पेंटिंग डिपिक्ट्स अ रॉयल हंट कंडक्टेड बाय महाराजा जगत सिंह II ऑफ उदयपुर। तो उदयपुर के महाराजा जी शिकार कर रहे हैं। इंस्क्रिप्शन ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द पेंटिंग मेंशंस दैट महाराणाज नेम अलॉन्ग विद द हंटिंग पार्टी अदर पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग महाराणाज ब्रदर। सो इसमें जो जो लोग गए हैं उनके नाम भी दिए गए हैं, और वो इनके रिवर्स साइड पे हैं। मैंने वो वैसे सेव करी थी इमेज आप लोगों के लिए, बट मैं पीपीटी में डालना भूल गई हूँ। सो आप नेट पे देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने नाम या डिस्क्रिप्शन पीछे दे रखा है। द हंट टेक प्लेस इन द डिटेल लैंडस्केप ऑफ हिल्स एंड वेरिड वेजिटेशन, आपको दिख रहा होगा। द एनिमल्स टाइगर, बियर, वाइल्ड बोर, डियर, स्टार, ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इमेज, बट ये सब बना है इसमें। आर राउंडेड अप एंड डाइवर्टेड बाय सर्वेंट्स towards the shooting box at the center of the composition where the royal member of the hunting party await their prey, जो उनकी वेट कर रहे हैं अपने prey की। Another group of servant with dog approaches from the opposite direction to cut off the animal's route of escape. Some beasts are already killed and wounded while others are trying desperately run off their life। अब ध्यान से अगर एक और बार आप देखना चाहें तो इस तरह की हलचल उस पूरे सीन में दिखाई गई है। जिस तरह का ट्रीटमेंट हम देख पा रहे हैं, ये जो लिखा है
वो ध्यान से ढूंढिएगा, मिल जाएगा। सो नेक्स्ट हमारी पेंटिंग है लास्ट पेंटिंग, राग दीपक, चुनार, रागमाला, बूंदी, भारत कला भवन वाराणसी की ये पेंटिंग है। सो राग दीपक आप रागमाला पेंटिंग में से हम ले सकते हैं इसको। सो जैसे मैंने बोला कि मुझे जो जो पेंटिंग्स लगी, जैसे कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट्स भी दे दी गई हैं CUET के पेपर में, तो उससे भी रिलेटेड एक एक पेंटिंग मैंने आप लोगों के सिलेबस में डाल दी है। सो आप उसको पढ़ जाइएगा। राग दीपक इज पोर्ट्रेड इन अ नाइट सेटिंग सीटेड विद हिज बिलवेड इन द चैम्बर दैट इज वार्मली इल्यूमिनेटेड बाय फ्लेम्स फ्रॉम द 4 लैम्प्स। अब इस पेंटिंग को देखें, पहले तो बॉर्डर है, फिर एक ये राइटिंग दी गई है, फिर आप ये देखना ये जो डोम शेप है ये यहाँ से कट के निकाला गया है। शायद रात है, ये चांद देखें, और उनकी लाइट के थ्रू भी ना पहर का पता चलता था। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे अभी अभी रात हुई है तो रोशनी और तरह की होगी, बहुत रात हो जाएगी तो रोशनी और तरह की होगी, या अंधेरा और तरह का होगा, तो उस तरह से भी डिटेल्स को ध्यान में रखा जाता था इन पेंटिंग्स में। आर्किटेक्चर देखें, इनको बैठे देखें, लैम्प्स देखें, फीमेल फॉर्म्स में जिस तरह से डेकोरेटिव हैं। The sky is glittering with innumerable stars and the moon is turning yellow, indicating that it is not newly risen but that the night has progressed. Many hours have passed for the couple in each other company. मतलब कुछ वक्त बीत चुका है, और ये स्टार्स देखें, ये आप मून देखें। One may observe in this painting that the finial of the domical structure of the palace protrudes into the yellow patch reserved for writing, and except for label the Deepak Rag nothing else is written. अब यहाँ पे जो राइटिंग मैंने बोला उसमें राग दीपक ही लिखा है, कुछ ज़्यादा कैलीग्राफी इस पर नहीं करी गई है। और बहुत सिंपल ये पेंटिंग है जिसमें आप देखें कि बॉर्डर बना है, डेकोरेटिव बॉर्डर है, फिगर्स के कपड़े, ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं, और जिस पे वो बैठे हैं उनका इंट्रिकेसी ऑफ डिज़ाइन आप देख सकते हैं। सो इस तरह से ये हमारी लास्ट पेंटिंग थी राग दीपक। सो ये थी हमारी पेंटिंग जो CUET के सिलेबस में थी। मैंने आपके साथ सब कवर कर लिया है। मेन पॉइंट्स को लर्न कर जाएं, एक दो मेन पॉइंट्स को लर्न कर जाएं। अगर किसी पेंटिंग का कोई स्टाइल है, कोई फॉर्म है, कोई ट्रेडिशनल मोटिव है, कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, वो हमको लर्न करना है और उन पॉइंट्स को हमने दिमाग में बिठाना है। तो बेटा उन चीज़ों को माइंड में रखिएगा, और ज़्यादा टेक्स्ट तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट डेफिनेटली आपको मेन पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। सो ये था वो वीडियो जो आप बहुत देर से वेट कर रहे थे। सो अब आप अच्छे से पढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया है जिसमें फोक आर्ट ऑफ इंडिया है, और वो भी जल्द ही मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। सो उसके साथ हमारा CUET का फाइन आर्ट्स का सारा सिलेबस कवर्ड है, और आई होप एंड विश आप लोग अच्छे मार्क्स लेके इस टेस्ट को क्लियर करें। ऑल द बेस्ट।